Hello everyone. Welcome back to IS Cafe. My name is Bhuvnesh. In previous two lectures, we have already covered about the banking sector. We have already covered interest rate, types of interest rate, how banking system works in India. Now today we will discuss about some problems in banking sectors. So today's topics are NPAs, non-performing assets, then causes for NPAs, then impact of NPAs, then various methods to solve NPAs. Then we will discuss about SARFAESI Act and IBC Act. Okay, what we will discuss one by one. After that, we will discuss about the bad bank concept. What is the concept of bad bank? So we will start with NPAs. NPA क्या होता है? देखो लास्ट लेक्चर में जैसा कि मैंने बताया था कि किसी भी बैंक के पास जो भी एसेट्स होते हैं, जो लोन है, जो बैंक मार्केट में लैंड करता है इज फॉर्म ऑफ लोन। तो ये लोन है, यहाँ पे वो बैंक के लिए एसेट्स का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि इन लोन के ऊपर बैंक इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। जो इंटरेस्ट रेट बैंक चार्ज करता है वो उसकी बैंक के लिए अर्निंग है। तो जो भी लोन बैंक ने मार्केट में लैंड किए हैं, जो भी कैपिटल बैंक ने मार्केट में लैंड की है, उस पर बैंक सर्टेन अमाउंट ऑफ परसेंटेज इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। जो इंटरेस्ट रेट से उसको आउटकम आता है, मनी आती है, वो बैंक के लिए इनकम का काम करती है। इसलिए जो भी लोन है बैंक के लिए एसेट्स का काम करते हैं। बट ये जो एसेट्स मार्केट में बैंक ने दिए हैं वो हाईली रिस्की होते हैं। तो मैंने लास्ट लेक्चर में जैसे बताया कि हमारे बेसल टू के अंदर हमने जो क्लासिफिकेशन किए हैं कि जो एसेट्स है वो किस हिसाब से रिस्की होते हैं। तो हम जब कार रेशो निकालते हैं, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो, उसमें हम हर एक एसेट्स को वेटेज देते हैं, रिस्क वेटेज देते हैं। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट सिक्योरिटी मोस्ट सिक्योर एसेट होता है किसी भी बैंक के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट कभी भी डिफॉल्ट नहीं करती है। तो इसका जो रिस्क है वो 0% होता है। इसका रिस्क जो वेटेज हम दिया वो 0.0 दिया हुआ है, जीरो इसका रिस्क है। देन अगर हम देखते हैं कॉमर्शियल जो बॉन्ड्स है, अगर कॉमर्शियल बॉन्ड्स को सब्सक्राइब किया हुआ है तो उसका हम रिस्क देखते हैं, उसका रिस्क देखते हैं 0.5 का है कि उसमें आधे लोन है, वो जो आधे जो कॉमर्शियल बॉन्ड है वो डिफॉल्ट कर सकते हैं और आधे सिक्योर रहेंगे, अच्छी कंपनी को सिक्योर रहेंगे। कुछ कंपनी हाईली रिस्क होंगे जिनको इंटरेस्ट रेट ज्यादा दे रही है, जो कूपन रेट ज्यादा दे रही है, बट वो रिस्की ज्यादा होंगे। या फिर हम देखते हैं जो रिटेल लोन्स है, जो रिटेल हम लोन देते हैं, कार लोन्स होते हैं, होम लोन्स होते हैं, पर्सनल लोन्स होते हैं, ये हाईली रिस्की होते हैं। तो इनका वेटेज हमने 0.6 दिया है। तो ये वेटेज दिया है कि ये रिस्क है, ये डिफॉल्ट कर सकते हैं। डिफॉल्ट का मतलब है कि किसी बैंक ने किसी कंपनी को या रिटेल इन्वेस्टर को, रिटेल कंज्यूमर को लोन दिया, या अपनी कैपिटल से लोन दिया, और लोन वो फ्यूचर में जो ईएमआई है लोन की, हर मंथ उसको जो मंथली इंस्टॉलमेंट देनी होती है वो देना बंद कर देता है, क्योंकि उसका वो सोर्स ही नहीं है, इनकम का सोर्स ही नहीं है जिससे कि वो उसको जो ईएमआई को वो पे कर सके। उस कंडीशन में हम देखते हैं कि लोन डिफॉल्ट करना स्टार्ट हो जाते हैं। हमारा प्रिंसिपल अमाउंट जो लाइक रिस्क पे था वो अब अनसिक्योर हो जाता है, उसका वो एक तरह से लॉस की कैटेगरी में चला जाता है। तो उसको हम एनपीए बोलते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। मतलब जो एसेट परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, जो एक तरह से लॉस की कैटेगरी की तरफ जा रहे हैं, उनको हम एनपीएस करते हैं। अब एनपीएस को भी हम क्लासिफाई कैसे करते हैं, एनपीए को डिफाइन कैसे करते हैं, क्योंकि एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन होनी चाहिए कि एनपीएस की, कि यूनिफॉर्म डेफिनेशन का हम समझेंगे कि सब बैंक उसी नॉर्म्स को फॉलो करते हैं। तो एज पर आरबीआई गाइडलाइन, जो भी लोन है, जो भी एसेट्स है बैंक के, वो 90 डेज से ऊपर अगर डिफॉल्ट करते हैं, 90 डेज से ऊपर जिनकी इंस्टॉलमेंट आना बंद हो चुकी है, 1 महीने नहीं आया, 2 महीने नहीं आया, 3 महीने नहीं आया, तो अगर 3 महीने से ज्यादा वो कंटिन्यू रहता है तो उसको हम एनपीए बोलते हैं। तो इनको भी हम जो स्ट्रेस एसिड है, जो मैंने डिस्कस किया कि एसिड्स होते हैं लोन, लोन को हम क्लासिफाई करते हैं, अगर वो एनपीए की तरफ जा रहे हैं तो स्ट्रेस एसिड्स होते हैं। ठीक है, स्ट्रेस एसिड्स कौन कौन से होते हैं? पहले हम देखते हैं सब स्टैंडर्ड एसिड्स, जो 90 डेज के अंदर तक है। जो 90 डेज या उससे ऊपर डिफॉल्ट करना स्टार्ट हो, क्योंकि एनपीए स्टार्ट होता है 90 डेज से ऊपर। जो टाइम पीरियड है वो ग्रेटर ग्रेटर देन
90 डेज होना चाहिए। 90 डेज से ऊपर अगर टाइम पीरियड हम ले रहे हैं, अगर लोन का डिफॉल्ट हुआ, तो पहले आता सब स्टैंडर्ड एसिड्स जो 90 डेज या उसके ऊपर डिफॉल्ट किए हुए हैं। सेकेंड आता है डाउटफुल। डाउटफुल एसिड्स होते हैं कि अभी तक हमने उसको क्लासिफाई किया, अगर 90 डेज से ऊपर वो डिफॉल्ट कर रहे हैं, 90 डेज से ऊपर उसकी इंस्टॉलमेंट और प्रिंसिपल अमाउंट आना बंद हो गया है, तो हमने हमने उनको एनपीए में क्लासिफाई कर दिया। बट बैंक्स को होप रहती है कि हम उसको लोन को रिकवर कर पाएंगे। उसके लिए हम आगे डिस्कस करेंगे किस तरह के मेजर्स बैंक लेता है, कौन कौन से एक्ट है जिसके थ्रू बैंक को पावर मिलती है कि वो उन एनपीएस को रिकवर कर पाए। तो वो बैंक ट्राई करता रहता है, उनकी रिकवरी के लिए ट्राई करता रहता है। बट अगर वही लोन 1 साल से ऊपर हो जाता है, 1 ईयर के टाइम से ऊपर हो जाता है, तो उसको हम डाउटफुल कैटेगरी में डाल देते हैं कि अब वो डाउटफुल हो गया कि उसको बैंक रिकवर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा फ्यूचर में। अब लॉस एसेट्स को क्या कहते हैं कि जो अगर 1 साल का जो हमने पीरियड लिया उससे भी ऊपर वो उसको बैंक आइडेंटिफाई कर लेता कि अब वो रिकवर हो ही नहीं सकता, कि उस पीरियड को 1 साल से ऊपर हो चुका है। वो बैंक ने उसको आइडेंटिफाई किया कि अब इसको रिकवर नहीं किया जा सकता। जैसे किंगफिशर का एग्जाम्पल था, किंगफिशर एयरलाइंस ही बंद हो गया, बिजनेस ही बंद हो गया, तो बैंक को पता है कि अब वो लोन रिकवर नहीं कर सकता, तो उसको लॉस एसेट्स की फॉर्म में डाल देते हैं। अब देखो, लॉस एसेट्स की फॉर्म में डालने का ये मतलब नहीं है कि बैंक ने अपना उसको लोन को छोड़ दिया है, मतलब उसकी रिकवरी के लिए कोई अटेम्प्ट नहीं कर रही है बैंक। ऐसा कुछ नहीं है। लॉस एसेट्स का मतलब है कि बैंक अपनी जो बैलेंस शीट बनाती है, बैलेंस शीट में हम देखते हैं एक तरफ लाइबिलिटी होती है, एक तरफ एसेट्स होते हैं। तो एसेट्स के फॉर्म में से उसको हटा देते हैं, एक तरफ लाइबिलिटी होती है और दूसरी तरफ एसेट्स होते हैं। एसेट्स में जो डाउटफुल है, जो डाउटफुल कैटेगरी में चले गए, उनमें से जो रिकवरेबल नहीं है उन लोन को वो अपनी बैलेंस शीट से हटा देती है। इससे बैंक की बैलेंस शीट थोड़ी सही हो जाती है। बट ये जो डाउटफुल एसेट्स है, उनकी रिकवरी का जो प्रोसेस है वो चलता रहता है। बैंक ट्राई करता है उसको रिकवर कर सकती है। जैसे एसबीआई है, वो अभी भी कोशिश कर रही है कि किंगफिशर से जो भी उनका एनपीए था, जो भी उसके एसेट अभी तक रिकवर नहीं हो पाए, उसकी वो ट्राई कर रही है कि कैसे भी उसको लीगल बैटल में उसको रिकवर कर सके। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट भी ट्राई कर रही है। नीरव मोदी का केस हुआ या विजय माल्या का केस था, उसमें एक्स्ट्राडिशन होता है कि फॉरेन कंट्री में चले गए ये सब लोन डिफॉल्ट करके, उनको एक्स्ट्राडाइट करके इंडिया में वापस लाया जाए, ताकि उनसे हम, या तो उनको हम क्रिमिनल प्रोसीजर के थ्रू पनिश कर सके, और बाकी जो उनके एसेट्स हैं उनको मोनेटाइज करके ये लोन को हम रिकवर कर सकते हैं। तो इस तरह लॉस एसेट्स में, जब कोई भी बैंक किसी भी एसेट्स को लॉस एसेट पे डिक्लेयर कर देता है, तो वो अपनी बैलेंस शीट से शिफ्ट कर देता है ताकि उसकी बैलेंस शीट क्लियर हो जाए, और बैकग्राउंड में उसके रिकवरी के लिए अटेम्प्ट करता रहता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमने जो क्लासिफाई किया, हमने 3 कैटेगरी में किया। सब स्टैंडर्ड एसेट जो 90 डेज से ऊपर डिफॉल्ट कर गए हैं। सेकंड, डाउटफुल एसेट जो 1 साल से ऊपर हो गया है डिफॉल्ट करते हुए, वो डाउटफुल कैटेगरी में आ जाते हैं। थर्ड, जो डाउटफुल कैटेगरी के ये है, लेकिन उनको बैंक ने लॉस एसेट पर डिक्लेयर कर दिया, उनकी रिकवरी कोई होप नहीं थी, तो इन सब 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। अब इसमें भी आप देखोगे, जो सब स्टैंडर्ड एसिड्स है, जो सब स्टैंडर्ड एसिड्स है उसको भी 3 क्लासेस में डिवाइड किया है। तो आरबीआई ने कोविड के टाइम, हम देखेंगे कि आरबीआई ने कोविड के टाइम में इसको काफी यूज किया था। इसको हम बोलते हैं सब स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड 01, सब स्टैंडर्ड 0 एसिड्स होता है, देन सब स्टैंडर्ड 1 होता है, देन थर्ड होता है थर्ड सब स्टैंडर्ड 2। इन 3 कैटेगरी में हमने इसको डिवाइड कर लिया। सब स्टैंडर्ड एसिड 1 क्या होते हैं? सब स्टैंडर्ड एसिड 1 होते हैं, 0 होते हैं, जिनको डिफॉल्ट हुए 1 महीना होता है, कि 1 महीने तक डिफॉल्ट किए। 1 वाले होते हैं जो 2 महीने डिफॉल्ट किए। 2 वाले होते हैं जो 3 महीने तक डिफॉल्ट किए। 3 महीने से ऊपर एनपी में काउंट कर लेते हैं। तो जो 1 महीने तक के हैं, वो सब स्टैंडर्ड एसिड 1 होते हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं सब स्टैंडर्ड एसिड 0, जो 1 महीने के अंदर तक डिफॉल्ट किए हुए हैं। सेकेंड है सब स्टैंडर्ड एसिड 1, वो होते हैं जो 1 महीने से 2 महीने के बीच में डिफॉल्ट किए हुए हैं। थर्ड होता है सब स्टैंडर्ड एसिड 2, जो 2 महीने से 3 महीने के बीच में डिफॉल्ट किए हुए हैं। अब आरबीआई ने जब कोविड की टाइम हम देखते हैं, तो इनके क्लासिफिकेशन को आरबीआई ने बताया था कि अगर सब स्टैंडर्ड 0 और सब स्टैंडर्ड 2, सब स्टैंडर्ड 1, इन एसेट्स को क्लासिफाई करने के बाद बैंक इस पर कोई एक्शन नहीं लेगा। ठीक है,
उसको थोड़ा सा उसको हम बोलते हैं मोनेटरियम बोलते हैं, कि उसको आगे खिसका दिया था आरबीआई ने कि सर्टेन पीरियड के लिए कोई भी बैंक उनके ऊपर एक्शन नहीं लेगा, उनको एनपीए में डिफाइन नहीं करेगा, इन कैटेगरी में डिफाइन करके रखेगा। तो इस तरह से हमने देखा कि क्लासिफिकेशन उनकी 3 कैटेगरी में होती है: सबस्टैंडर्ड एसिड एंड डाउटफुल एसिड, देन लॉस एसिड। अब रिकॉग्निशन नॉर्म्स क्या है? जो आरबीआई की गाइडलाइंस होती है, आरबीआई इनको डिफाइन करता रहता है। जैसे बताया, सब स्टैंडर्ड 0, सब स्टैंडर्ड 1, सब स्टैंडर्ड 2, ये आरबीआई ने डिफाइन किया हुआ है। उसके अकॉर्डिंग जो टाइम पीरियड आरबीआई ने बताया है कि इस टाइम पीरियड से ऊपर होगा तो उसको एमपीए में क्लासिफाई करेंगे, उसके अकॉर्डिंग बैंक उनको क्लासिफाई करते हैं। इम्पैक्ट ऑन बैंक देखते हैं कि कोई भी अगर बैंक का लोन डिफॉल्ट करता है, तो लोन जैसे ही डिफॉल्ट होता है तो बैंक का वो एसेट है, बैंक की वो कैपिटल है, वो लॉस पे चली जाती है, बैंक को वो कैपिटल वापस नहीं मिल पाती है। तो ये बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ को इम्पैक्ट करता है। अगर एनपी हम देखते हैं 11%, 15% चल रहा है, तो ओवर द टाइम ये बैंक डिफॉल्ट करेगा। वो जो कस्टमर की जो पैसे लिए हैं, कस्टमर से जो उन्होंने सेविंग डिपॉजिट्स में लिए हैं, उनको भी वो रीपे नहीं कर पाएगा। और आगे हम देखें रिस्क रिस्क प्रोविजन क्या है एनपीए की, कि जो लॉसेस है उससे एक तरह से क्या बैंक ही शटडाउन की तरफ जा सकता है। तो ये क्रिटिकल है किसी भी बैंकिंग सेक्टर में एनपीए को कंट्रोल में करना। तो हमने एनपीए को अच्छे से डिस्कस कर लिया। एनपीए क्या होते हैं? एनपीए होते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, बैंक के वो एसेट्स जो परफॉर्म नहीं कर रहे। कब तक परफॉर्म नहीं कर रहे? 90 डेज से ऊपर। 90 डेज से ऊपर अगर किसी भी लोन के प्रिंसिपल अमाउंट प्लस उसका इंटरेस्ट आना बंद हो जाता है, तो उसको हम एनपीए में क्लासिफाई कर देते हैं। अब कॉजेज फॉर एनपीए देखते हैं कि एनपीए के कॉजेज क्या, किसी भी इकोनॉमी में या किसी भी बैंकिंग सेक्टर में एनपीए के क्या कारण है कि एनपीए इतना बढ़ते जा रहे हैं। तो पहला हम देखते हैं इकोनॉमिक स्लो डाउन। किसी भी इकोनॉमी हम देखेंगे, अगर इकोनॉमिकल स्लो डाउन आता है, रिसेशन आता है, स्लो डाउन आता है या डिप्रेशन आता है, तो हम देखते हैं कि मार्केट में ओवरऑल डिमांड कम हो जाती है। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, रिसेशन और स्लो डाउन क्या होता है कि डिमांड इकोनॉमी में गिरती जा रही, गिरती जा रही, गिरती जा रही है। अभी किसी फैक्ट्री ओनर ने बैंक से लोन लिया प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, बट सडनली मार्केट में डिमांड गिरती जा रही है, स्लो डाउन आ गया या कोविड आ गया, तो सडनली जो डिमांड है वो गिर गई। उस कंडीशन में क्या करेगा कि जो फैक्ट्री ओनर है उसने फैक्ट्री के एक्सपेंशन के लिए जो लोन लिया है, उसके प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा उसको। मार्केट डिमांड नहीं है तो ज्यादा प्रोडक्शन करके क्या करेगा? तो वो अपना प्रोडक्शन कम कर देगा। जैसे वो प्रोडक्शन करेगा उसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट आएगा, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी कम हो जाएगी। अगर वो प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रहा है, तो जो उसने बैंक से लोन लिया है उसको वो रीपे नहीं कर पाएगा। तो उस कंडीशन में हम देखते हैं कि जब रिसेशन और स्लो डाउन की कंडीशन होती है, तो उस कंडीशन के अंदर अ, हम देखते हैं एनपी बढ़ने की चांसेस होते हैं। जो बड़े बड़े फार्म है, जो कंपनीज है, फैक्ट्री मिल्स है, वो अपने लोन को रिपे नहीं कर पाते हैं। तो ये एक रीजन हो सकता है। देन सेकंड रीजन देखते हैं, पुअर क्रेडिट अप्रेजल। जो बैंक लोन कैसे देता है? बैंक एक किसी भी कंपनी की प्रोजेक्ट फाइल देखता है, प्रोजेक्ट फाइल के अंदर देखता है कि उसके क्या प्रोजेक्ट होने वाले हैं, क्या रिसोर्सेज है, कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है, कंपनी के पास एसेट्स कितने हैं। अगर कोलेटरल पे बैंक लोन दे रही है तो उसको एसेट्स को देखेगा। एसेट मान लो 100 CR के है, लेकिन उसकी वैल्यूएशन दिखाई गई है 200 CR की, 200 करोड़ की दिखा रखी है। तो ओवर लेवरेज करके लोन दिया गया है, तो फ्यूचर में अगर वो डिफॉल्ट करता है तो कोलेटरल से वो मनी जनरेट नहीं कर सकते उतनी। अगर वो लोन डिफॉल्ट कर देता है 100 CR का, बट मार्केट वैल्यू उसकी 100 CR है और 200 CR का उसने लोन ले लिया, तो वो मार्केट में उसके एसेट्स को लिक्विडेट करके भी 100 CR ही मिल पाएंगे। तो जो 100 CR है वो तो लॉस में चले जाएंगे। तो ये जो पुअर क्रेडिट अप्रेजल है, वो भी एक मेन रीजन है कि किस तरह से लोन दिया जा रहा है, कैसे उसको अप्रेजल भरा जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग भी ये एनपीए में कन्वर्ट हो सकते हैं। देन देखते हैं नेक्स्ट मॉनिटरिंग जो है, जो मॉनिटरिंग सिस्टम है फाइनेंशियल हेल्थ है बैंक की, उसके अंदर इशू दिखता है कि टाइमली हम डिटेक्ट नहीं कर पा रहे। वार्निंग सिग्नल्स है कि मान लो उसने फर्स्ट टाइम उसको लोन को डिफॉल्ट किया, हमने करेक्टिव एक्शन नहीं लिया, हमने सेकंड टाइम भी उसको डिफॉल्ट होने दिया, देन थर्ड टाइम भी डिफॉल्ट होने दिया, वन बाय वन वो डिफॉल्ट करता जा रहा है। फर्स्ट मंथ डिफॉल्ट किया, सेकंड मंथ डिफॉल्ट किया, थर्ड मंथ डिफॉल्ट किया, तो फोर्थ मंथ पे हमें उसे एनपीए में डिक्लेयर करना पड़ रहा है। अगर बैंक यहीं पे करेक्टिव एक्शन ले लेता है कि उसके लोन को रिस्ट्रक्चर कर देता है या उसके इश्यूज को समझ के उसको लोन को रिस्ट्रक्चर करके या उसके जो कोलेट्रल है उसको मोनेटाइज करने की कोशिश करे,
तो उस वाली कंडीशन में अगर करेक्टिव एक्शन टाइमली ले लेते हैं तो उस एसेट को एनपीए में जाने से रोकाया जा सकता है। तो वो हम देखते हैं पुअर मॉनिटरिंग पॉलिसी है। देन ओवर लिवरेजिंग, जैसा कि मैंने बताया कि अगर लोन 200 सीआर का लेना है बट उसका कोलेटरल 100 सीआर का ही है, उसकी मार्केट वैल्यू 100 सीआर है, बट उसकी ओवर वैल्यूएशन दिखाई गई है 200 सीआर की, तब जाके उसको 200 सीआर का लोन मिला है। तो अगर हम देखते हैं कि अगर ये 200 सीआर डिफॉल्ट करता है तो हम इसके एसेट्स को मार्केट में लिक्विडेट करते हैं तो हमें 100 सीआर की कैपिटल नहीं जनरेट कर पाएंगे, तो 100 सीआर हमारा लॉस में जा रहा है। तो ये है जो प्रॉब्लम है ओवर लिवरेजिंग की है। देन पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है कि अगर मान लो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ बिलानी सीमेंट का है, राजस्थान में बिलानी सीमेंट का था। उसका पॉलिटिकल इशू था कि उसने जब इलेक्शन टाइम एक पार्टी ए को फंड दिया, पार्टी बी को फंड नहीं दिया, बट पार्टी बी पावर में आ गई तो पार्टी बी ने जो बिलानी सीमेंट था उसके ऊपर काफी टैक्स रिकवरी के नोटिस निकाले। तो इस वजह से हम देखते हैं कि वो उसका प्रोडक्शन ही बंद हो गया, कुछ टाइम के लिए फैक्ट्री बंद रही, फिर फैक्ट्री को कुछ तरह से रिवाइव किया गया, बट फाइनली वो फैक्ट्री को बंद ही करना पड़ा। तो ओवरऑल उसका प्रोडक्शन ही बंद हो गया। अगर किसी भी फैक्ट्री का प्रोडक्शन बंद हो जाता है तो वो किसी भी लोन को रीपे नहीं कर सकती, तो वो भी एनपीए में चला जाएगा। नेक्स्ट है इंडस्ट्री स्पेसिफिक इशू हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर सेक्टर में इशू आ गया है। सपोज जैसे कोविड का टाइम था, कोविड के बाद में हम रिकवरी देखते हैं, बट जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर था, हमारे टूरिज्म सेक्टर था, टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर था, होटल सेक्टर था, वो रिकवर नहीं कर पाया। तो इस कंडीशन में हम देखते हैं जिस भी बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजी ने लोन लेके होटल कंस्ट्रक्ट किया था बट उनके होटल्स में कोई अकोमोडेशन नहीं आ रहा है ड्यू टू कोविड, तो इस कंडीशन में देखते हैं कि इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर हमें एनपीएस दिखेंगे। या हम कोई इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसी बनाई कि हम जैसे लैपटॉप और टैबलेट्स को हम इंपोर्ट को बैन कर दिया। तो जैसे इंपोर्ट्स को बैन किया तो उसकी शॉर्टेज हो जाएगी। तो उस सेक्टर में उसकी शॉर्टेज की वजह से जो उस फील्ड के अंदर डील कर रहा था, जो लोन लेके डील कर रहा था मार्केट में, वो लोन को डिफॉल्ट करना स्टार्ट कर देगा क्योंकि उस सेक्टर में कुछ इशू आ गए। देन नेक्स्ट देखते हैं ग्लोबल फैक्टर्स होता है कि ग्लोबल, क्योंकि अभी जो ग्लोबलाइजेशन के बाद हम देखते हैं, जैसे कि हम जानते हैं एलपीजी रिफॉर्म थे, एलपीजी हम देखते हैं, एल है ग्लोबलाइजेशन, टी है प्राइवेटाइजेशन, सॉरी एल है लिबरलाइजेशन, टी है प्राइवेटाइजेशन, जी इज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मतलब जो इकोनॉमी है वो सब पूरे ग्लोब में इंटरलिंक्ड है, इंटरकनेक्टेड है। लाइक चाइना की इकोनॉमी यूएस की इकोनॉमी से कनेक्टेड है, इंडियन इकोनॉमी दोनों से कनेक्टेड है। इंडिया के पास जो रॉ मटेरियल आता है वो चाइना से आता है, तो इंडिया अपनी सर्विस सेक्टर को इंडिया में यूएस में एक्सपोर्ट करता है। तो ये सब इंटरलिंक है। तो अगर एक सेक्टर के अंदर, जैसे यूएस में सब प्राइम क्राइसिस क्राइसिस आई थी 1930s के अंदर, तो यूएस को जो फाइनेंशियल सेक्टर था वो क्रैश किया था। तो उसका इम्पैक्ट हम देखते हैं कि ओवरऑल पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी पे आया था, क्योंकि यूएस करेंसी है, डॉलर है, वो हमारी इंटरनेशनल करेंसी है। तो अगर यूएस पे कोई भी इम्पैक्ट आता है तो वो सारी ग्लोबल इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आएगा। तो उस कंडीशन को हम देख सकते हैं कि ग्लोबल अगर इकोनॉमिक शॉक आ रहा है, जिस कोविड का था, रशिया यूक्रेन का वॉर का सिनारियो है, ये फाइनेंशियल क्राइसिस है जो हम देखते हैं 1930s की या 2008 की स्लो डाउन की बात करते हैं, या जो जियो पॉलिटिकल जो इश्यूज है, जैसे या रशिया यूक्रेन का है, इसराइल हमास का इशू है, ऐसे इश्यूज होते हैं। तो उसकी वजह से भी हम देखते हैं कि डिमांड सप्लाई इफेक्ट होता है। इस वजह से जो फैक्ट्रीज है, जो कंपनीज है लोन पे काम कर रही है, उनकी प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट आता है, उनकी प्रॉफिटिविटी पे इम्पैक्ट आता है, और वो जैसे ही प्रॉफिटिविटी उनकी कम होती है वो अपने लोन को रीपे नहीं कर पाती है, उस वजह से वो एसेट्स एनपीए में कन्वर्ट हो जाते हैं। देन नेक्स्ट इज फ्लूडेंट एक्टिविटी है, कोई फ्रॉड कर रहा है, मान लो लिया उन्होंने ए एक्टिविटी के लिए है, जिसको हम बिल्कुल डिफॉल्ट कहते हैं। अगर किसी ने ए एक्टिविटी के लिए लोन लिया है बट वो उस लोन अमाउंट को बी एक्टिविटी में यूज कर लेता है, सपोज उसने एक फैक्ट्री डालने के लिए लोन लिया है बट वो उस अमाउंट को जाके कशिनो में लगा देता है, तो उस कंडीशन में हम देखते हैं उसको बिल्कुल डिफॉल्ट कहते हैं। तो इस तरह के जो फ्रॉड है, मिसमैनेजमेंट है, फाइनेंशियल इरेगुलरिटी है, इस वजह से हम देखते हैं कि वो एनपीए में कन्वर्ट हो जाते हैं। लास्ट है हमारे पॉलिसी रेगुलेशन चेंजेस। गवर्नमेंट की पॉलिसी अगर सडनली चेंज होती है, सडनली कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर को, जैसे कि आप देखोगे गवर्नमेंट जो अपने फैंटेसी लीग्स होती है, जैसे ड्रीम इलेवन है, ड्रीम इलेवन है,
या माई सर्कल 11 है। तो ये जो कंपनी जो फैंटेसी लीग है, या हम इनको बोलते हैं कि गेम ऑफ स्किल्स बोलते हैं, इसमें गवर्नमेंट ने 28% टैक्स लगा दिया। सडनली उनको 28% टैक्स लगाया, तो इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो सडनली कम हो जाएगा। अगर इन कंपनी ने लोन ले रखा होगा, ऑल्दो उन्होंने ले नहीं रखा, अगर सपोज इन कंपनी ने लोन ले रखा था, तो वो लोन को रीपे नहीं कर पाते, क्योंकि 28% टैक्स लगने के बाद उनकी प्रॉफिटिविटी कम हो गई है। ठीक है। या फिर हम देखते हैं कि जैसे हमारा डेल्टा कॉर्प है, जो कसिनो बिजनेस का काम करती है, तो डेल्टा कॉर्प कंपनी है, उस पे 16,000 करोड़ की जीएसटी रिकवरी निकाली गवर्नमेंट ने। ये 2 महीने की न्यूज, पहले की न्यूज है। 16,000 करोड़ की इतनी बड़ी रिकवरी निकालना, जबकि जो कंपनी है उसके नेट वर्थ 4,000 करोड़ की है। तो अपनी जो नेट वर्थ है उससे भी 4 गुना अमाउंट का जीएसटी रिकवर निकालना, तो मतलब इस सेक्टर को गवर्नमेंट खत्म करना चाहती है एक तरह से। उस पर टैक्स बढ़ा दिया। या हम क्रिप्टो की करेंसी की बात करते हैं, बिटकॉइन। बिटकॉइन पे भी गवर्नमेंट ने 28% टैक्स लगाया है। ठीक है। और इसमें जो लॉसेज है उसको आप गेन के साथ, जो लॉस है उसको गेन के साथ आप ऑफसेट नहीं कर सकते। तो इस तरह से गवर्नमेंट इस सेक्टर को ही खत्म करना चाहती है। तो ये सब गवर्नमेंट की पॉलिसी है। इस वजह से अगर किसी भी कंपनी ने बैंक से लोन ले रहा है और गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से उस कंपनी की प्रॉफिटिविटी पे इम्पैक्ट आ रहा है, इस वजह से वो अपने लोन्स को रीपे नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से वो लोन एनपीए में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ये गवर्नमेंट पॉलिसी भी एक मेजर रोल प्ले करती है। तो हमने इन सारे फैक्टर्स को, ये सारे फैक्टर्स हमने वन बाय वन डिटेल में डिस्कस किए। तो ये आपके मेंस के प्रोस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से आप 5-6 पॉइंट भी अच्छे से लिख देंगे मेंस में, तो आपके अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। नाउ नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑफ हाई एनपीएस। जो हाई एनपीए किसी की इकोनॉमी में रहता है, किसी बैंकिंग सेक्टर में, उसका इम्पैक्ट क्या है? तो हम देखते हैं, फर्स्ट हमने देखा है कि फाइनेंशियल हेल्थ है बैंक की, वो खराब हो जाती है। जैसे हम यस बैंक के केस पे देखते हैं, या लक्ष्मी निवास मित्तल बैंक पे देखते हैं, या महाराष्ट्र पंजाब कोऑपरेटिव बैंक पे देखते हैं। तो जो कैपिटल है, मान लो बैंक के पास 100 CR थे, ये टोटल कैपिटल थी, उसे 100 CR मार्केट में लैंड की है। अगर उसमें से एक लोन 10 CR का है, सपोज इसने किंग फिशर को दिया हुआ ये लोन, बैंक सपोज एसबीआई है, अगर हम फॉर एग्जांपल लेते हैं, उसका 100 CR के कैपिटल है, उसमें 10 CR उसने किंगफिशर को लोन दे दिया और ये डिफॉल्ट कर गया, ये एनपीए में कन्वर्ट हो गया। तो अब बैंक के पास 90 CR ही बच रहे हैं। 90 CR से उसको वो प्रॉफिट भी जनरेट करना है, ताकि वो इस 100 जो 10 CR है उसको कवर कर सके। तो अब उसका जो मैनेज करना है वो 90 CR से ही मैनेज करना है, उसी से उसको अपना प्रॉफिट जनरेट करना है। तो इस पर जो कैपिटल है इरोजन हो जाता है। 10 CR की कैपिटल इरोड हो गई है, उसकी खत्म हो गई है। तो वो प्रॉब्लम होता है। सेकंड, प्रॉफिटिविटी की बात की हमने, उसकी प्रॉफिटिविटी में इम्पैक्ट आ रहा है। सपोज ये अगर 100 CR से प्रॉफिट जनरेट कर रहे थे 7 CR का, तो 100 करोड़ के लोन देके 7 करोड़ के वो इंटरेस्ट जनरेट कर पा रहे थे साल भर में। बट यहाँ पे 10 CR उसके एनपीए में कन्वर्ट हो गया। तो हम इसमें यहाँ से 10 CR को माइनस करेंगे, तो उसके बाद टोटल -3 CR का 3 करोड़ का नुकसान होगा बैंक को। तो प्रॉफिट पे डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। देन लैंडिंग कैपेसिटी, लेंडिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। जैसे कि मैंने यहाँ बताया कि 100 CR था, उसमें से 10 CR एनपीए में चला गया है, तो बचता है केवल 90 CR। अब 90 करोड़ ही किसी बैंक के पास बच रहा है लैंडिंग करने के लिए, तो उसकी लैंडिंग कैपेसिटी 100 करोड़ से 90 करोड़ पे आ गई है, तो वो कैपेसिटी कम हो जाती है। इंटरेस्ट रेट देखते हैं। कैपिटल, अगर इसी बैंक का एग्जाम्पल लेते हैं, अगर उसको 100 करोड़ पे मान लो 7 करोड़ का प्रॉफिट कमा पा रहे थे, अब उसके बाद कैपिटल घट के 90 करोड़ का ही हो गया है, ड्यू टू एनपीए, कि 10 करोड़ का एनपीए हो गया है, 10 करोड़ के लोन उसके डूब गए हैं, घाटे में चले गए। तो अब वो उससे 7 करोड़, 10 करोड़ का लॉस भी कवर करना है और 7 करोड़ का अपना प्रॉफिट भी बनाना है। तो 17 करोड़ का प्रॉफिट कैसे बना सकता है वो? 7 + 10, अगर उसको कवर करना है, 17 करोड़ कवर करना है, 17 करोड़ ऑल तो कवर नहीं कर पाएगा। इस 17 करोड़ को वो हो सकता है कि 5-6 करोड़ तक ला सके। जो लॉस में जा रहा था 3 करोड़, उसको मार्जिनली प्रॉफिट में ला सके। उसके लिए वो क्या करेगा, यहाँ पे सपोज 10% पे इंटरेस्ट रेट पे लोन दे रहा था, तो यहाँ पे वो 12% इंटरेस्ट रेट कर देगा। तो इस वजह से अगर एनपीए बढ़ता है तो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ती है। देन हम देखते हैं कि इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है। तो उस बैंक के अंदर जितने भी इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट कर रखा है, उनका कॉन्फिडेंस हिल जाता है उस चीज से। जैसे एनपीए हुआ, उसको लगता है कि उसकी कैपिटल लॉस में जा रही है, क्योंकि बैंक का जो मैनेजमेंट है वो इफेक्टिव नहीं है।
मैनेजमेंट का जो क्राइटेरिया लोन देने का वो इफेक्टिव नहीं है, इस वजह से अ, वो उसके जो एसेट्स है वो एनपीए में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो जो इन्वेस्टर है वो अपना शेयर शेयर बेच के, जिस भी रेट पे बिक रहा है मार्केट पे उस रेट पे अपना शेयर बेच के वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा। तो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस यहाँ पे गिरता हुआ हमें दिखता है। देन सिमेट्रिक स्टेबिलिटी देखते हैं। तो रिस्क टू फाइनेंशियल सिस्टम है, यहाँ पे हम देखते हैं कि एनपीए जितना बढ़ेगा बैंक का उतना ही उसका रिस्क एक्सपोजर बढ़ता जाता है। ठीक है। तो उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इम्पैक्ट करता है, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है पूरी कंट्री की है, क्योंकि एक बैंक डिफॉल्ट करता है। जैसा कि हम देखते हैं एक होता है कि सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक होते हैं, एक डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स होते हैं। वो होते हैं अगर जितने भी जीडीपी है उसका 2% ऑफ जीडीपी अगर नेटवर्थ रखता है कोई भी बैंक, उसको हम सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट इंपॉर्टेंट बैंक बोलते हैं, या डोमेस्टिकली सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट बैंक बोलते हैं। तो उस वाले केस में हम देखते हैं कि ये क्राइटेरिया कौन कौन से फिलफिल करते हैं। एक तो एसबीआई, एक आईसीआईसीआई, एक एचडीएफसी। तो अगर ये बैंक अगर डिफॉल्ट करते हैं, मान लो इनके एनपीए बढ़ते जाते हैं, तो ये बैंक एक टाइम बाद में डिफॉल्ट करना स्टार्ट कर देंगे, बैंक ही बंद हो जाएंगे। अगर ये इतने बड़े बैंक हैं जिनको जो जीडीपी का 2% ज्यादा उनके वर्थ रखते हैं, नेटवर्थ रखते हैं, अगर ऐसे बैंक डिफॉल्ट करना स्टार्ट कर देते हैं तो इकोनॉमी लाइक पूरी कोलैप्स हो जाएगी। क्योंकि कोई भी इकोनॉमिक कोई भी इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ कैसे जाती है, उसमें एक बैंकिंग सेक्टर का रोल काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो बैंक जो लोन देता है, बैंक जो बिजनेसेस को लोन देगा, उसी से बिजनेसेस अपना प्रोडक्शन बढ़ा पाएंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाएंगे इकोनॉमी में। ठीक है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को हायर कर पाएंगे, प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो जो गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो रही है उसकी वैल्यू बढ़ेगी। उसकी वैल्यू बढ़ती है तो ओवरऑल जीडीपी की वैल्यू बढ़ती है। तो जो लोन दे रहे हैं उसका हम देखते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट आ रहा है। बट अगर बैंक डिफॉल्ट ही कर देंगे, उनका कैपिटल ही नहीं बचेगी, तो उस कंडीशन हम देखते हैं लोन नहीं दे पाएंगे तो हम इकोनॉमिक ग्रोथ को ड्राइव नहीं कर पाएंगे। तो वो हम देखते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो डाउन होती है, स्टेबिलिटी कम होती है। जॉब क्रिएशन, जैसा कि मैंने बताया कि अगर एनपीए बढ़ेंगे तो कम लोन जाएंगे मार्केट में, कम लोन दे पाएगा बैंक, उसकी कैपेसिटी कम हो जाएगी। 100 सीआर से 90 सीआर के लोन दे पा रहा है क्योंकि 10 सीआर का उसका एनपीए में कन्वर्ट हो गया है। अब 90 सीआर दे पा रहा है तो डिमांड उतनी है लोन की, लेकिन कम लोगों को दे पा रहा है, या तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगी, या फिर वो कम लोगों के लिए लोन देने लगेगा। कम लोगों को लोन देगा तो फैक्ट्री के जो एक्सपेंशन के प्लान थे लोगों के, जो बिजनेस के फैक्ट्री एक्सपेंशन के काम थे, नई प्रोडक्शन यूनिट लगाने के प्लान थे, वो उनको पोस्टपोन करने पड़ेंगे या उनको ड्रॉप करने पड़ेंगे। उस कंडीशन हम देखते हैं कि जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकता था वो नहीं हो पाएगा। और आगे हम देखें फिजिकल पॉलिसी है गवर्नमेंट की, वो भी नीचे जाती है। अगर जैसा कि मैंने बताया कि अगर जैसे जैसे लोन डिफॉल्ट करना स्टार्ट करते हैं, वैसे वैसे जीडीपी भी जो है ग्रोथ है वो भी स्लो डाउन हो जाएगी। जीडीपी ग्रोथ है वो कम होती जाएगी। तो उस ग्रोथ को रिवाइव करने के लिए जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसको अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा। अगर वो अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं तो उसका जो फिजिकल डेफिसिट है वो बढ़ेगा। तो जीडीपी का जो फॉर्मूला मैंने बताया था, जीडीपी का फॉर्मूला था जो हम देखते हैं, जो प्राइवेट कंजम्पशन प्लस जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है प्लस गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट प्लस जो हमारा एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ये जीडीपी का फॉर्मूला है। अगर प्राइवेट सेक्टर जो रिटेल कंज्यूमर है वो अपना इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ा रहे हैं, और जो प्राइवेट सेक्टर है उनको लोन नहीं मिल पा रहा है तो वो अपना इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं, हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट मान लो स्टेगनेंट हो गया है, तो उस कंडीशन में गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ता है, गवर्नमेंट को अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाना ही पड़ता है। तो अगर एनपीए की कंडीशन, अगर किसी भी इकोनॉमी में एनपीए बूम कर रहे हैं, बलून अप हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में गवर्नमेंट को अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ रहा है। तो इस वजह से गवर्नमेंट का फिजिकल डेफिसिट है। कि फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, जो मैंने लास्ट सेक्शन में बताया था, फिजिकल डेफिसिट होता है आपका जो आपका रेवेन्यू है माइनस आपका एक्सपेंडिचर है। तो आपका एक्सपेंडिचर आप बढ़ा रहे हो तो आपका फिजिकल डेफिसिट बढ़ता जाएगा यहाँ पे। तो फिर वो होगा। नाउ क्रेडिट रेटिंग देखेंगे, बैंक की क्रेडिट रेटिंग कम हो जाएगी। अगर मान लो बैंक की क्रेडिट रेटिंग ए है, ए प्लस है, तो घट के बी प्लस हो सकती है। ठीक है। रिड्यूस हो जाएगी। जैसे ही किसी भी बैंक की क्रेडिट रेटिंग कम होती है, यहाँ में क्रेडिट रेटिंग का भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। कोई भी बैंक ए है, अगर उसकी क्रेडिट रेटिंग डाउन में जाती है तो उसके जो बॉन्ड्स इशू होते हैं, अगर उसको कैपिटल जनरेट करनी है तो बॉन्ड इशू करेगा। तो अगर वो मान लो पहले ए प्लस ट्रिपल ए प्लस उसकी रेटिंग थी बॉन्ड की,
तो उसको यहाँ पे 7% इंटरेस्ट पे मिल रहे थे कि अगर उसको कैपिटल जनरेट करना पड़ा तो 7% इंटरेस्ट देना पड़ा था। अगर यही कम होके मान लो सी ग्रेड में आ जाता है, सी ग्रेड कैटेगरी में आ जाता है उसकी रेटिंग, तो जो बॉन्ड की इंटरेस्ट रेट है, अब आप अब यहाँ पे क्योंकि ये रिस्की हो गया, बैंक डिफॉल्ट कर सकता है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट हम देखेंगे 10% तक देना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है बैंक की वो भी बढ़ जाती है। तो वो वाले सिनारियो में देखता है। जो रेगुलेटरी स्क्रूटनी है उसके बारे में हम देखने को मिलता है कि ये इम्पैक्ट है कि रेगुलेशन बढ़ जाता है, जैसे आरबीआई अपना प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन देखते हैं। तो यस बैंक के केस में आरबीआई ने प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लिया था। उसमें कुछ कुछ क्राइटेरिया लगाता है, इसको हम डिस्कस करेंगे प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन को। जो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन है इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। इसमें क्या क्या है, इसको थ्रेशोल्ड 1, थ्रेशोल्ड 2, थ्रेशोल्ड 3 में डिवाइड करता है। इसके अकॉर्डिंग वो रेस्ट्रिक्शन लगाता है बैंक को, यदि नई ब्रांच नहीं खोलनी है, या शेयर होल्डर में डिविडेंड नहीं देना है, या नए हाइक्स नहीं देने एम्प्लॉइज को, ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्शन वो लगाता है ताकि जो फाइनेंशियल कंडीशन बैंक की वो इम्प्रूव हो सके। तो इस तरह से हम देखते हैं कि रेगुलेशन बढ़ जाती है। तो इस तरह से आपने देखा होगा कि ये सारे के सारे हमने डिटेल में डिस्कस किए कि इम्पैक्ट क्या रहते हैं एनपीए के, इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट आएंगे, बैंक पे क्या इम्पैक्ट होंगे, ओवरऑल ग्रोथ पे क्या इम्पैक्ट रहेंगे। ठीक है, ये ओवरऑल होलिस्टिक वे में हमने डिस्कस किया। नाउ नेक्स्ट इज वेरियस मेथड ऑफ टू सॉल्व द एनपीएस। एनपीएस को सॉल्व करना है क्योंकि अब समस्या तो हो गई, उनको सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्योंकि हाथ पे हाथ में धर के तो बैठ नहीं सकते, तो इस पर रेस्पॉन्सिबल होती है आरबीआई की। आरबीआई उसको फैसिलिटेट करे, गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट उसको फैसिलिटेट करे कि एनपीए को कैसे रिजॉल्व किया जाए। तो गवर्नमेंट इसमें क्या करती है, तो गवर्नमेंट है उसमें अपने लॉज बनाती है। जैसे लॉज हम देखेंगे सार्फेसी एक्ट था, या फिर हम देखते हैं कि आईबीसी एक्ट है जो लेटेस्ट है, आईबीसी 2016 का एक्ट है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है। वो गवर्नमेंट ने इनेक्ट किया ताकि हम एनपीए की प्रॉब्लम को लाइक रिजॉल्व कर सके। तो ये गवर्नमेंट भी बनाती है, गवर्नमेंट लॉ बनाती है या बैंक्स में अपनी कैपिटल इंफ्यूज करती है। जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है उसके अंदर गवर्नमेंट अपना कैपिटल भी इंफ्यूज करती है। ठीक है, तो वो भी एक मेजर होता है जो बजटरी सपोर्ट के फॉर्म में देती है। सेकेंड होती है सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक है जैसे आरबीआई है, वो अपने मेजर्स देता है जिसमें मैंने बताया प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन होता है, उसके अकॉर्डिंग वो देखता है। ये अपना सुपरवाइजरी रोल होता है, सुपरवाइजरी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट होता है जिसके अंदर जो कॉर्पोरेट सोसाइटी है उस पर सेम प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन वगैरह वो एक्शन लेती है। तो ये सब मेजर्स लेने होते हैं, तो इनको वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो पहला मेथड है लोन स्ट्रक्चरिंग, जिसको हम 5/25 भी बोलते हैं। ठीक है, लोन स्ट्रक्चरिंग में क्या है कि अगर मान लो कोई भी बोरोवर है, ये कंपनी है, उससे लोन लिया, 100 CR का लोन लिया, और उसने डिफॉल्ट करना स्टार्ट कर दिया। मतलब फर्स्ट मंथ उसने डिफॉल्ट किया, ये फर्स्ट मंथ डिफॉल्ट किया है, सेकंड मंथ भी डिफॉल्ट किया। तो द थर्ड मंथ से डिफॉल्ट करने से पहले बैंक, जो बैंक है, यहाँ पे हम देखते हैं इसने बैंक से लोन लिया, बैंक से 100 CR का लोन लिया। तो बैंक और ये दोनों आपस में बेसिकली डिस्कस करते हैं कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सपोज इसे 100 CR का लोन 10 साल के लिए लिया था, 10 ईयर्स के लिए लिया था। अब बैंक आपस में बैठेंगे कि इसकी कंडीशन क्यों खराब है। मान लो एक सर्टेन पीरियड के लिए प्रॉब्लम है कि कोविड का पीरियड आ गया और उस वजह से वहाँ पे प्रोडक्शन को कम करना पड़ा। उसमें जो एंटरप्रेन्योर है, बिजनेसमैन है, उसकी कोई ज्यादा इशू नहीं है, या कंपनी का कोई इशू नहीं है, तो उस केस में वो रिस्ट्रक्चर कर देगा लोन को। तो उसी को जो ईएमआई उसकी जा रही थी, सपोज 100 करोड़ के हिसाब से उसकी 1 लाख जा रही हो सपोज पर मंथ ईएमआई, तो बैंक इसको क्या करेगा, लोन के पीरियड को 25 ईयर कर देगा, बढ़ा देगा। ठीक है, म्यूचुअल कंसेंट से। और जो ईएमआई है उसको रिड्यूस कर देगा। ईएमआई सपोज यहाँ पे 20 कर दिया, 20 हजार की ईएमआई कर दी, तो ये अफोर्डेबल है बैंक उसकी कंपनी के लिए। तो कंपनी उसको अफोर्ड कर पाएगी, मंथली इतना इंस्टॉलमेंट दे पाएगी, तो ये रिस्ट्रक्चरिंग है। जो लोन उसको 10 साल में रीपे करना था, उसको 25 साल में रीपे कर देंगे। इस वजह से एक ईएमआई कम हो जाएगी, हो सकता है उसका इंटरेस्ट पेमेंट ज्यादा हो जाएगा, बट उसकी जो अभी की कॉस्ट आ रही है ईएमआई की वो कम हो जाएगी। सेकेंड है एसिड रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज होती है। ये क्या करती है, जो एआरसीज है, ये हम सार्फेसी एक्ट के अंदर हम लेके आए थे इसको, इसको हम अगले वाले स्लाइड में डिस्कस करेंगे सार्फेसी एक्ट को। इसमें हम कहते हैं एसिड रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज है, वो जो भी बैंक है उनके जो एनपीए उनको परचेज कर लेती है, उनसे खरीद लेती है।
और उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करती है। या तो उनको रिजॉल्व करेगी, रिजॉल्व कैसे करेगी? उसका दो मेथड है रिजोल्यूशन के। तो जो एनपीए है, एनपीए रिजोल्यूशन के दो मेथड है। या तो उसको मैनेजमेंट को चेंज करेगी, ठीक है, उसको जो फ्लॉज है उसको लाइक टैकल करेगी, किस वजह से उसका एनपीए में कन्वर्ट हुआ है, तो या मैनेजमेंट है उसको चेंज कर देगी। या फिर हम देखते हैं कि जो कंपनी है उसको लिक्विडेट कर देगी। ये दूसरा मेथड उसमें लिक्विडेट कर देती है, ठीक है। तो लिक्विडेट में क्या होता है कि जो कंपनी के एसेट्स है उनको सेल आउट कर देते हैं, उनको ब्रेकआउट करके उनको सेल कर देते हैं। मान लो कि मशीन सर कंपनी के पास हो तो मशीन को बेच दिया, या फिर उसका लैंड है, या मशीन थी, या लैंड है तो लैंड को बेच दिया, या और कोई एसेट है कंपनी का, कोई भी एसेट है उसको बेच दिया। इनको बेच के अलग अलग बेच के जो कैपिटल जनरेट हुई है उससे उसको बैंक को रीपे कर देती है। तो यहाँ पे कमीशन जो ए आर सीज है, जो एनपीएस को देती है वो हेयर कट पे लेती है। अब हेयर कट क्या होता है यहाँ पे? सपोज 100 CR का लोन था जो एनपीए में कन्वर्ट हो गया, अब ये एनपीए है। तो अब ये क्या करेगी बैंक? जो एआरसी है, एआरसी 100 करोड़ में उस लोन को नहीं खरीदेगी, वो खरीदेगी हेयर कट में। सपोज इसको 100 CR के एनपीए को खरीदने के लिए वो 50 CR का देगी, 50% का हेयर कट दे दिया, 50% उसने कट कर दिया। अब बैंक भी देख रहा है कि 100 CR डूब रहे थे, वहां पे 50 CR तो मिल रहे हैं उसको, तो 50 करोड़ वो अपने पास ले लेंगे बैंक, और वो जो एआरसी उसको दे देगी। अब एआरसी इसको कैसे भी करके मार्केट में लिक्विडेट करने की कोशिश करेगी, या तो उसके एसेट्स को बेच के, या उसके मैनेजमेंट को चेंज करके, जो भी उसका मैनेजमेंट को खरीदना चाहे उसको, वो उसको उसके ओनरशिप दे के, उस तरीके से वो उस एसेट्स को, जो एनपीएस को रिजॉल्व करने की कोशिश करेगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसमें कुछ कंडीशंस है। कंडीशन क्या है कि मान लो अगर मैनेजमेंट चेंज कर रहा है, तो वो उसको कुछ सर्टिफिकेट एक्ट के अंदर कुछ कुछ कंडीशन दे रखी है कि वो सेम जो प्रमोटर्स है वो उसमें बिड नहीं लगा सकते। तो देखो मेन इशू क्या है कि किसी भी एनपी को रिजॉल्व करने का क्या होता है कि हम यहाँ पे देखते हैं ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम देखते हैं। ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम, ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम कहते हैं। एक तो बैलेंस शीट हम देखते हैं बैंक की, एक हम देखते हैं कंपनी की। क्योंकि यहाँ पे हम देखें कोई भी एनपीए बन रहा है, तो एनपीए बन रहा है तो बैंक की बैलेंस शीट खराब होगी, बैंक का जो लोन अमाउंट है वो डिफॉल्ट हो गया है, वो लॉस में जा रहा है। दूसरा देखा है जो डिफॉल्ट कर रहा है, जो कंपनी कर रहा है, वो ऐसा तो है नहीं मजे में डिफॉल्ट कर रही है, उसकी कुछ ना कुछ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो स्टक हो गई है, या उसको हिंडर किया गया है, तो वो लॉस करने लगी है किसी वजह से। तो इस वजह से हम देखते हैं उस कंपनी के भी बैलेंस शीट पे खराब हो चुकी है, इसी वजह से वो लोन को रीपे नहीं कर पा रही। बैलेंस शीट क्या होती है? जैसा कि मैंने बताया, बैलेंस शीट में हमारे पास एसेट्स होते हैं, लाइबिलिटी होते हैं। अगर उसकी लाइबिलिटी बढ़ जाती है कंपनी की और एसेट्स कम रहे, तो उस केस पे वो जो लोन है उसको रीपे नहीं कर पाएगी। जैसे लोन को रीपे नहीं कर पाएगी वो एनपीए में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि दोनों ही तरफ में बैलेंस शीट में प्रॉब्लम आ रही है, तो इसको ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम बोलते हैं। तो ये किसी भी इकोनॉमी के लिए, किसी भी गवर्नमेंट के लिए बहुत क्रिटिकल हो जाता है कि उसकी कंपनियां भी परफॉर्म करना बंद कर दी, उसका बैंकिंग सेक्टर भी परफॉर्म करना बंद कर दिया। और जहां पे हम देखते हैं कि प्राइवेट सेक्टर परफॉर्म करना बंद हो रहा है, तो बैंकिंग सेक्टर इजी लोन देकर उसको रिवाइव करने की कोशिश करता है। तो वो यहाँ पे अगर बैंक की ही फाइनेंशियल कंडीशन खराब होगी, बैंक की बैलेंस शीट खराब होगी, तो वो लोन ही नहीं दे पाएगा, तो ये इकोनॉमिक कोलैप्स की तरफ जाने लग जाएगी। तो इस प्रॉब्लम को हम देखते हैं कि जो एनपीएस होते हैं उसको हम रिजोल्व करने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि वो जो कंपनी है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो जाए, ठीक है, उसके बैलेंस शीट सही हो जाए, उसके लिए हम देखते हैं उसको मैनेजमेंट पे चेंज कर दें, वो कंपनी को बंद किए बिना उसको हम रिवाइव रखें। कंपनी ऐसा नहीं कि वो कंपनी को ही बंद करना पड़ रहा है, हम लोन को इस तरह से रिजॉल्व कर रहे हैं, एनपीए को इस तरह से रिजॉल्व कर रहे हैं कि उसका जो कंपनी है उसकी फंक्शनिंग जारी रहेगी। हम हो सकता है कि हम उसको जो हमें हाईएस्ट बिडर मिल रहा है, चाहे तो वो जो एनपी अमाउंट है उससे कम रेट का है, बट हाईएस्ट बिडर मिल रहा है जो उस कंपनी को रिवाइव कर सकता है, उसको हम वो कंपनी दे देंगे। तो इस केस में हम देखते हैं कि कंपनी भी हमारी फंक्शनल रहेगी। तो जो एक इकोनॉमी से कंपनी में, किसी भी इकोनॉमी में कोई कंपनी अपना प्रोडक्शन से योगदान दे सकती है, तो वो योगदान देती रहेगी, इससे इकोनॉमी में ग्रोथ भी बनी रहेगी।
तो इस कंडीशन हम देखते हैं कि ये वाली कंडीशन बेटर होती है जिसपे हम कंपनी को फंक्शनल रखते हैं। सेकंड जो हमने लिक्विडेट की बात की थी उसमें हम कहते हैं कंपनी अपना प्रोडक्शन बंद कर देती है, कंपनी बंद हो जाती है। तो कंपनी के जितने भी एसेट्स हैं उसको डिसइंटीग्रेट करके उनको मार्केट में सेल आउट किया जाता है। अलग अलग मार्केट में सेल आउट किया जाता है कि उसकी मशीन को अलग बेच दिया, उसके लैंड्स को अलग बेच दिया। तो उससे जो कैपिटल जनरेट हुई है वो हम बैंक को दे देते हैं। तो वो सेकंड मेथड होता है लिक्विडेट करने का। लेकिन ये मेथड कम इफेक्टिव है, मतलब ये इकोनॉमी में ग्रोथ को प्रमोट नहीं करता है, ग्रोथ कम करता है। तो ये हमने देख लिया। एआरसी एआरसी क्या करती है, बैंक से जो एनपीए उनको लेती है, उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करती है। रिजॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, या तो उसके मैनेजमेंट को चेंज कर दे, ठीक है, जो भी अच्छा मैनेजमेंट है जो हाईएस्ट बिड पर उसको लेने को रेडी है उसको वो दे देती है ताकि कंपनी फंक्शनल रहे। सेकेंड होता है कि अगर कंपनी को बंद करके उसको लिक्विडेट कर देते हैं, ठीक है, उसके एसेट्स को डिसइंटीग्रेट करके सेल आउट कर देते हैं। ये इन दो मेथड से एआरसी एनपीए को रिजॉल्व करती है। इस दोनों कंडीशन के अंदर जो एनपीए अमाउंट है उससे कम ही अमाउंट का रेवेन्यू जनरेट हो पाता है। तो जो बैंक का लॉस है वो लॉस रहेगा, बट उस लॉस को मिनिमाइज किया जा सकता है। बट जो एआरसी है उनकी सक्सेस रेट लेस देन 5% है। जो हम सक्सेस रेट देखेंगे वो लेस देन 5% आती है। तो ये भी कोई ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। वो एनपीए को लेके बैठे रहते हैं, बैंक का भी बैलेंस शीट में पड़ा रहता है। तो इस वजह से ये इफेक्टिव नहीं है। इसको भी चेंज करने के लिए बाद में आईबीसी कोड लेके आया था। जो आईबीसी कोड आया 2016 का, उसको हम आगे वाले स्लाइड में डिस्कस करेंगे, वो बाद में आया। नेक्स्ट इज बैड बैंक का कॉन्सेप्ट है। बैड बैंक वही होता है कि जो इकोनॉमी में ये गवर्नमेंट ऑन होता है, ठीक है, गवर्नमेंट की सपोर्टिंग के साथ है। गवर्नमेंट इसको एस्टेब्लिश करेगी और इकोनॉमी में जितने भी बैंकिंग सेक्टर में लोन्स होंगे उनको बैड बैंक परचेज कर लेगा और उनको रिजॉल्व करने का ट्राई करेगा, जैसे एआरसी कर रही थी सेम वैसे ही करेगा। तो एक पर्टिकुलर बैंक डेडिकेटेड बैंक है, क्योंकि देखो बैंक का काम है लोन देकर लोन देकर इनकम जनरेट करना। लोन का काम रिकवरी का नहीं है कि हम एक वो एजेंट नहीं है कि रिकवरी में वो प्रोफेशनल है कि कोई लोन का रिपेमेंट नहीं कर रहा और वहां पे जाके दादागिरी से उन्होंने रिकवरी कर ली, वो बैंक का काम नहीं होता है। बैंक उसमें प्रोफेशनल बैंक में वो ट्रेंड भी नहीं होता है। तो उसके लिए एक पर्टिकुलर जो स्पेसिफिक बैंक की जरूरत पड़ी उसको हम बैड बैंक बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत सी इकोनॉमी में होता है, इंडिया ने भी इसको एस्टेब्लिश किया है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। और नेक्स्ट इज स्ट्रेटिक डेट रिस्ट्रक्चरिंग। उस डेट को ही रिस्ट्रक्चर कर देते हैं, उसमें स्ट्रेटजिक है किस तरह से हम ओनरशिप चेंज कर रहे हैं उसको हम देखेंगे। इसमें क्या होता है कि जैसे स्ट्रेटजिक की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो इसमें बैंक क्या करता है, बैंक उसके 50% ओनरशिप को, जितना लोन है उसके लोन को कन्वर्ट करके 50% 1% की ओनरशिप ले लेता है, इक्विटी में कन्वर्ट कर देता है। मान लो बैंक का 100 करोड़ का लोन था, उसे 100 करोड़ के हिसाब से उसने देखा कि कितने अमाउंट का 51% होता है, मान लो 80 करोड़ से 51% की ओनरशिप बैंक की उस कंपनी की मिल जाएगी जो एनपीए एनपीए में कन्वर्ट कर चुकी है अपने लोन को। तो वो 51% ओनरशिप खरीद लेगा और उसके मैनेजमेंट को कंट्रोल कर लेगा। किसी भी कंपनी की ओनरशिप का 51% से ज्यादा कोई ऑन कर रहा है तो जो कंपनी का मैनेजमेंट का कंट्रोल है उस पर्सन के पास आ जाता है। तो इस कंडीशन में बैंक क्या करता है, अपने जो लोन अमाउंट है उसमें से 80 करोड़ से वो उसकी 51% ओनरशिप खरीद लेता है और उसका मैनेजमेंट कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। बट ये भी इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि बैंक का काम कंपनी चलाना नहीं है, बैंक का काम है लोन देकर उससे इंटरेस्ट कमाना। ठीक है, जो फाइनेंशियल कैपिटल है उसको रोटेट करने का काम बैंक का होता है। तो ये भी इसमें बैंक प्रोफेशनल नहीं है तो ये भी ज्यादा इफेक्टिव रहा नहीं है। नेक्स्ट है आईबीसी कोड। आईबीसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। ये नेक्स्ट है, इसको हम आगे वाले स्लाइड में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है, किस तरह से हम रिजोल्व करते हैं एनपीएस को। नेक्स्ट ये वन टाइम सेटलमेंट है। वन टाइम सेटलमेंट क्या होता है कि वन टाइम बेसिस पे बैंक और जो कंपनी है वो आपस में बैठ कर सेटल कर लेते हैं कितने अमाउंट में सेटल हो रहा है। कि मान लो 100 करोड़ का एनपीए है, दोनों पार्टी आपस में म्यूचुअली एग्री करती है कि 80 करोड़ वो कंपनी बैंक को पे कर देगी और बैंक उसको 20 करोड़ को अपने लॉस में डिक्लेयर कर देगा। तो अगर पब्लिक सेक्टर बैंक है तो उनको गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है, प्राइवेट सेक्टर बैंक ये कर सकते हैं। बट इस पे कंज्यूमर जो मनी है उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। जो सेविंग डिपॉजिट है, ऐसा नहीं कि जो कस्टमर्स है जिन्होंने अपना पैसा डिपॉजिट किया उनका पैसा डूब रहा है, तो उस वाले केस में आरबीआई इंटरवेन करती है। फिर हम देखते हैं एसेट मोनेटाइजेशन है कि जो भी कंपनी है उसके एसेट्स को मोनेटाइज कर लिया जाता है। कि मान लो 100 करोड़ का लोन लिया था, उस कंपनी ने उस लोन को डिफॉल्ट कर दिया, तो कंपनी के जो जो एसेट्स है
उनको लिक्विडेट कर देंगे। अब एसेट को लिक्विडेट कब कर सकते हैं? जब लोन ले रहे थे उस समय कंपनी ने कोलेट्रल में रखा है। ठीक है, कंपनी कुछ ना कुछ कोलेट्रल के फॉर्म पे अपने एसेट्स देती है। उन एसेट्स को सेल आउट करके हम लोन की रिकवरी कर सकते हैं। देन रिस्क मैनेजमेंट, उसको स्ट्रेंथन करके ये जो जो भी बैंक है अपना रिस्क मैनेजमेंट को और इम्प्रूव करे, उनको एनालिसिस सही से करे, किस हिसाब से लोन देना है। ठीक है, उसको जज प्रॉपर करे, उसकी जो लाइक मेथड है उसको इम्प्रूव करे। देन गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव स्कीम है, गवर्नमेंट कैसे इनिशिएटिव लेती है, जैसा मैंने बताया कि सार्फेसी एक्ट लेके आई थी गवर्नमेंट, या फिर आईबीसी एक्ट है वो लेके आई थी गवर्नमेंट। तो वो गवर्नमेंट की पॉलिसी इनिशिएटिव है, उससे भी हम इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल क्या होती है? जो रिटेल लोन है, जो हमने बताया कार लोन है, पर्सनल लोन है, होम लोन है, अगर वो डिफॉल्ट करते हैं तो वो डीआरटी में जाते हैं, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। वहां पे चैलेंज होता है, उनके डिसीजन के बाद में एक्शन लिया जाता है, उसको मोनेटाइज भी कर सकते हैं, जो कोलेटरल है उसको मोनेटाइज करके बैंक अपनी रिकवरी कर सकता है। देन लास्ट चीज S4A। S4A क्या होता है कि स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ द स्ट्रेस एसिड। इसमें 4 एस आ रहे हैं, इसलिए इसको S4 बोलते हैं। 4 टाइम S, देन A। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो हमारा ये आया था स्ट्रेटेजिक डेट रिस्ट्रक्चरिंग देखा था हमने, SDR। तो SDR में 51% ऑनरशिप ली थी बैंक ने, हमने यहाँ पे देखा था 51% ऑनरशिप बैंक ने ले ली थी। यहाँ हम देखते हैं कि हम जो डेट है उसको हम दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। एक तो सस्टेनेबल देखते हैं, अनसस्टेनेबल। एक सस्टेनेबल डेट है, एक अनसस्टेनेबल डेट है। तो हम देखते हैं कितना डेट कंपनी के लिए सस्टेनेबल है। मान लो 100 करोड़ का डेट है कंपनी पे, ठीक है, उस पर सस्टेनेबल डेट है। वो हो सकता है कि मान लो कंपनी की हालत दस्ती है, हालत खराब है, रीपे नहीं कर पा रही है। हो सकता है वो 20 करोड़ का लोन पे रीपे कर पा रही है। तो बैंक क्या करेगा, 20 करोड़ को सस्टेनेबल डेट की फॉर्म में रखेगा, सस्टेनेबल डेट। और 80 करोड़ का जो लोन है उसको अनसस्टेनेबल डेट की फॉर्म में रखेगा। ठीक है, तो अब क्या करेगा, 80 करोड़ से उसको जितने भी शेयर मिलते हैं, जरूरी नहीं 51% शेयर ही मिलता है। मान लो इससे 80 करोड़ से बैंक को 10% शेयर मिल पाते हैं। ठीक है, 10% शेयर बैंक से खरीद लिए और बैंक ने उस कंपनी खरीद लिए। तो 20 करोड़ के जो लोन है उसको लोन के फॉर्म में छोड़ दिया। तो जो छोड़ा ये 20 करोड़ को, जो कंपनी है उसको रीपे कर सकती है, क्योंकि अब उसका जो डेट है वो 100 करोड़ से घट कर अब उसका 20 करोड़ ही हो गया है। अब 20 करोड़ को वो आराम से पे कर पाएगी EMI के फॉर्म में। हो सकता है उसकी वजह से उसकी प्रॉफिटी बढ़ जाए, उसका प्रोडक्शन बढ़ जाए, क्योंकि उसका इंटरेस्ट पेमेंट कम हो जाएगा। ये हम देखते हैं, जैसे हमारे आइडिया वोडाफोन का केस था। आइडिया वोडाफोन में जो गवर्नमेंट ने रिकवरी निकाली थी, तो उतनी उतने अमाउंट की रिकवरी को आइडिया वोडाफोन रीपे नहीं कर पा रहा था। तो आइडिया वोडाफोन ने क्या किया कि गवर्नमेंट को अपनी इक्विटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपनी इक्विटी बेच दी। लगभग 36% के आसपास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आइडिया वोडाफोन की इक्विटी को खरीद लिया। जो टैक्स रिकवरी थी उसके बदले उसने उसको खरीद लिया। तो इस तरह से ओनरशिप खरीद ली कंपनी के। अब इसके अंदर 36% की ओनरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। अब फ्यूचर में अगर कंपनी परफॉर्म करती है, उसकी शेयर वैल्यू बढ़ती है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने 36% शेयर को बेच कर कैपिटल जनरेट कर सकती है। सेम उसी तरह यहाँ पे हम देखेंगे 100 करोड़ का लोन था, उसमें से 20 करोड़ का डेट सस्टेनेबल था, उसको डेट के फॉर्म में रखा। ठीक है, वो इंटरेस्ट के साथ में, प्रिंसिपल अमाउंट के साथ में जो कंपनी है वो बैंक को रीपे करती रहेगी EMI में। और जो 80 करोड़ का अनसस्टेनेबल डेट था, जो भारी पड़ रहा था उस कंपनी पे, उसको रीपे नहीं कर पा रही थी, तो उससे उसने उस कंपनी की ओनरशिप खरीद ली, सपोज 10% ओनरशिप खरीद ली। अब 20 करोड़ की लाइबिलिटी बचती है बैंक के, कंपनी के पास में। कंपनी को 20 करोड़ ही पैसा चुकाना पड़ेगा। तो कंपनी यहाँ पे धीरे धीरे अपना प्रोडक्शन बढ़ाएगी, अपनी प्रॉफिट भी बढ़ाएगी। इस वजह से उसकी शेयर वैल्यू भी बढ़ेगी। अगर उसकी शेयर वैल्यू बढ़ती है तो जो बैंक से शेयर खरीदे थे 10%, उनकी वैल्यू बढ़ेगी। तो एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद में बैंक अपना शेयर्स को बेच कर कैपिटल जनरेट कर लेगा। इस तरह से अपने NPA को रिजोल्व कर लेगा। तो ये लास्ट है S4A स्कीम। ठीक है, ये भी इतनी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई। सबसे मोस्ट सक्सेसफुल जो स्कीम है वो IBC है। इसके सक्सेस सक्सेस रेट लगभग 40% के आसपास है। ठीक है, लास्ट 2-3 साल में थोड़ी कम हुई है, बट 40% के आसपास दे रही है। तो इसको हम डिटेल में डिस्कस कर रही हैं। अभी तक जो मैंने सारा एक्सप्लेन किया आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ
हम सापेक्ष थोड़ा डिस्कस कर लेते शॉर्ट में। सापेक्ष एक्ट कब आया था? 2002 के अंदर आया था, जब एनपीएस की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी। तो 2002 के अंदर, जून 2002 के अंदर ये इफेक्टिव हुआ था। ऑब्जेक्टिव था कि हम बैंक्स को एम्पावर करें कि वो एनपीए को रिकवर कर सके। कैसे करेंगे? कि बैंक जो भी लोन दे रहा है उसके लिए कोलेटरल ले रहा है, जो भी लोन दे रहा है उसके लिए सिक्योरिटी ले रहा है। ठीक है, कोलेटरल की फॉर्म में सिक्योरिटी ले रहा है। तो बैंक क्या करेगी, उस सिक्योरिटी को बेच के कुछ कैपिटल जनरेट करेगी, ताकि उसका जो एनपीए का अमाउंट है वो कम हो सके। तो बैंक को एम्पावर करने के लिए हम ये सापेक्ष एक्ट लेके आए थे, जिसमें कोर्ट की जरूरत नहीं है। बैंक अपने आप ही लाइक उस एसेट्स को सेल आउट करके कैपिटल जनरेट कर लेगा। ऐसे लिटिगेशन में, डिस्प्यूट में जाने की जरूरत नहीं, कोर्ट में हम डिसाइड कर लेंगे क्या हो रहा है। नेक्स्ट इज एप्लीकेबिलिटी, देखते हैं कि ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स है, बैंक्स है, नॉन बैंकिंग जो एनबीएफसी है, उनके ऊपर एप्लीकेबल है। इन सिक्योरिटी इंटरेस्ट देखते हैं हम इसके अंदर। इसमें हम देखेंगे मॉर्गेज है, जो भी हम मॉर्गेज रखते हैं, चार्जेस रखते हैं, हाइपोथिकेशन रखते हैं। हाइपोथिकेशन क्या होता है कि जैसे हम कार खरीदते हैं, तो हमने जिस भी बैंक से लोन लिया है, तो हमें कार की जो आरसी है उसमें हाइपोथिकेशन डालना पड़ता है कि हमने जो फाइनेंस लिया है वो हमने इस बैंक से लिया है। तो फ्यूचर में कभी कभी भी हम इस कार को बेचेंगे, तो जब भी आरसी चेंज की बात होगी, तो उस समय वो आरसी कंफर्म करेगी कि इस बैंक का जो लोन अमाउंट है वो क्लियर हुआ है या नहीं हुआ। उससे पहले वो आरसी कन्वर्ट ट्रांसफर नहीं हो पाएगी। तो वो हाइपोथिकेशन होता है। ये हम हाउस के फॉर्म में भी करते हैं, जब घर का ट्रांजेक्शन करते हैं तब भी हाइपोथिकेशन करते हैं, या फिर कार लोन लेते हैं तब भी हाइपोथिकेशन करते हैं। तो ये जो टूल्स है, यहाँ से वो जनरेट करती है। देन टाइप्स ऑफ एसेट्स है कवर्ड, जो मैंने बताया कि सारे जो लोन्स होते हैं बैंकिंग सेक्टर के, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के, वो कवर्ड होते हैं। देन एनफोर्समेंट टूल्स क्या होते हैं कि हम जो भी एसेट्स है उनको मार्केट में सेल आउट करते हैं। तो यहाँ पे कोर्ट के इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम कर सकते हैं। और कोर्ट में भी जाता है तो वहां पे उसको सपोर्ट मिलेगा। देन डेट रिकवरी है, जो भी जैसा कि मैंने बताया कि इसमें 60 डेज का नोटिस पीरियड निकालता है। जैसे ही एनपीए में कन्वर्ट हुआ, सपोज यहाँ से हम देखते हैं 90 डेज का टाइम देखते हैं, 0 से 90 डेज जैसे क्रॉस हुआ तो ये एनपीए में चला गया। एनपीए में जाने के बाद नेक्स्ट 60 डेज के अंदर, ठीक है, अगले 60 डेज के अंदर यहाँ पे 150 हो जाएगा। नेक्स्ट 60 डेज के अंदर हम देखेंगे कि एक नोटिस निकालेगी कि आप लोन का रीपेमेंट कीजिए, नहीं तो आपके सिक्योरिटी को हम सेल आउट कर देंगे, उनके ऑप्शन कर देंगे, कुर्की कर देंगे। तो उस फॉर्म में वो नोटिस निकालती है 60 डेज का। अगर उसका कोई एक्शन नहीं होता, तो बैंक उस कोलेटरल को जो सिक्योरिटी के फॉर्म में रखा गया था, और जैसे होम लोन के लिए बात करते हैं तो जो घर ले रहे हैं हम उसको हम सिक्योरिटी के फॉर्म में रखते हैं। तो जैसे ही हम लोन की रीपेमेंट बंद कर देते हैं, तो जो बैंक क्या करता है, हमें 60 डेज का नोटिस देगा। अगर हम उसमें उस पर कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं, हम ईएमआई पेमेंट नहीं करते, जो हमारी 90 डेज की ईएमआई पेंडिंग रही उसको पेमेंट नहीं करते हैं, तो बैंक क्या करेगा, उस हाउस को ऑक्शन पे डाल देगा, बेच देगा। उससे जो कैपिटल जनरेट हो रहा है, अगर सपोज वो लोन अमाउंट से ज्यादा हो रही है, लोन अमाउंट 100 है और घर को बेच के हमें 110 लाख मिल रहा है, 100 लाख का घर था और 110 लाख मिल रहा है, बैंक इस पर 100 लाख अपने पास रख लेगा, और जो भी उसके और जो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस है, जो ट्रांजेक्शन एक्सपेंसेस है, जो ऑप्शन में उसकी कॉस्टिंग आई है, उसको माइनस करके जो बैलेंस 10 लाख बच रहा है, वो जो ओनर है उसको वापस लौटा देगा। और अगर ये मान लो सपोज 90 लाख से जनरेट कर पा रहा है, तो पूरे पूरे 90 लाख बैंक अपने पास रख लेगा। ठीक है, इस तरह से वो रिकवरी करता है। अगर डिस्प्यूट में जाता है तो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल है, जो मैंने बताया, जो रिटेल लोन्स होते हैं उनमें डील करती है। इम्पैक्ट ऑन बैंकिंग सेक्टर, वो मैंने आपको पहले डिस्कस किया है कि बैंकिंग सेक्टर है, उसकी जो लोन देने की कैपेसिटी वो कम हो जाती है, इंटरेस्ट रेट बढ़ानी पड़ती है। ठीक है, तो एक तरफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है बैंक की, वो खराब होती है, बैंक फ्यूचर में लोन नहीं दे पाता, कैपिटल कम हो जाती है बैंक की। तो ये सब इश्यूज है। तो इन सबको टैकल करने के लिए सारथी एक एक्ट लाया गया था। सारथी एक्ट की फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। ठीक है, एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। तो यहाँ पे एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्या है? जो हमने बैंक लोन्स दिए हैं, जो लोन्स दिए हैं, उनके एनफोर्समेंट के लिए, जो एनपीए जो उनके एनफोर्समेंट के लिए, उनका रिस्ट्रक्चरिंग और सिक्योरिटाइजेशन। सिक्योरिटाइजेशन मतलब उनको बेचने का, उनको सेल आउट करने का। तो इस हद से एक्ट आपको क्लियर हो जाएगा। ये पुराना एक्ट था, आईबीसी से आने से पहले था। अब हम आईबीसी को डिस्कस कर लेते हैं कि ये बहुत क्रिटिकल है, इंपॉर्टेंट है, आईबीसी कैसे काम करता है।
जो आईबीसी क्या होता है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड है। ये 2016 में आया था हमारे पास। इसमें हमने क्या किया कि ये टाउन टाइम बाउंड बनाया। पहले जो हमने साक्षी चेक किया उसमें टाइम बाउंड कोई एक्टिविटी नहीं, हमने 60 डेज का हमने नोटिस पीरियड रखा था, लेकिन कब तक उस एनपीए को रिजॉल्व करना है उसका कोई टाइम पीरियड डिसाइड नहीं था। उस साक्षी एक्ट के अंदर हमने एआरसी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज क्रिएट की थी। उनके पास भी कोई टाइम लिमिट नहीं थी कब तक उनको रिजॉल्व करना है। वो एनपीएस को लेके बैठे रहते थे, वो रिजॉल्व नहीं कर पा रहे थे, वो 5 साल 10 साल चलता रहता था। यहाँ पे हमें टाइम लिमिट दी, यहाँ पे हमें 270 डेज दिए। पहले इनिशियली 270 डेज में तो रिजॉल्व करना होता था, बट हमने देखा कि इसके बाद में वो टाइमली रिजॉल्व नहीं कर पा रहे थे, तो हमने एडिशनल 60 डेज का टाइम और दिया। तो अब हम देखते हैं टोटल 330 डेज का हमारे पास टोटल टाइम है जिसमें इसको रिजॉल्व करना होता है। ऑल्दो इसमें भी रिजॉल्व नहीं कर पाते, बट मोरलेस हमने एक डिफाइंड टाइम दे दिया कि 1 साल के अंदर हमें रिजॉल्व करने हैं। और मोरलेस जो एवरेज टाइम हम देखते हैं वो 440 के आसपास आता है, 440 डेज के आसपास आता है एनपीए रिजॉल्व करने का। तो अभी भी वो बहुत इससे ज्यादा है, बट मैक्सिमम केसेस इसको इस टाइम पीरियड में रिजॉल्व करने की कोशिश करती है। जैसा कि मैंने बताया, इसका सक्सेस रेट भी 40% के आसपास है। ये मोस्ट सक्सेसफुल टूल रहा है अभी तक का। ईयर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन में बताया 2016 के अंदर आया था। रेजुलेशन प्रोसेस हमने, इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे किस तरह से। टाइम बाउंड है, जैसा कि मैंने बताया कि 330 डेज का टाइम दिया हुआ है। प्रोसेस भी डिफाइंड है किस तरह से करेंगे, उसका फ्लो चार्ट हम आगे वाले स्लाइड में देखेंगे। तो अभी पहले हम इसको शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। इसमें हम देखेंगे कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजुलेशन प्रोसेस डिफाइन की गई है। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स अपॉइंट किए जाते हैं, उसके बारे में हम आगे देखेंगे। कमिटी ऑफ क्रिएटर्स है, उनको भी हम देखेंगे आगे कि कमिटी ऑफ क्रिएटर्स क्या होते हैं। देन मॉनिटोरियम पीरियड देखते हैं कि कितने टाइम के लिए उस पीरियड में रखेंगे कि कोई एक्शन नहीं लेगा कोई बैंक। अब कोई 330 डेज के है तो उसको कोई भी एक्शन नहीं लेगा, उसकी उस एसेट को लिक्विडेट कर रहा है, उस कंपनी को लिक्विडेट कर रहा है। तो इस तरह से मॉनिटोरियम पीरियड हम देखेंगे। लिक्विडेशन प्रोसेस देखेंगे किस तरह से लिक्विडेट करते हैं। ठीक है, अगर मान लो कोई इंसॉल्वेंसी फेल हो जाती है, उसको रिजॉल्व नहीं कर पा रहे, कंपनी को रिवाइव करके या कंपनी को फंक्शनल रखते हुए उसको एनपी को रिजॉल्व नहीं कर पा रहा, तो उस केस में उस कंपनी को लिक्विडेट करते हैं। लिक्विडेट मतलब उसके एसेट्स को डिसइंटीग्रेट करके मार्केट में सेल आउट कर देते हैं। तो लिक्विडेशन प्रोसेस को हम देखेंगे। देन क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी है, अगर मान लो बाहर की कंपनी है, उसने लोन लेके किया हुआ है, क्रॉस बॉर्डर है, उसको भी हम देखेंगे। अमेंडमेंट है, रिफॉर्म्स देखेंगे कि इसको टाइम टाइम क्या अमेंडमेंट लिए गए हैं। इम्पैक्ट ऑफ एनपीए रेजोल्यूशन है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। इम्पैक्ट क्या है वो हमने देख लिया है। और प्रमोशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, उसको हम आगे देखेंगे। तो पहले हम इसको हम प्रोसेस को समझ लेते हैं किस तरह से होता है। देखो, जैसा कि मैं बताया, कंपनी ए ने कोई लोन लिया हुआ है, मान लो 100 करोड़ का लोन लिया हुआ है। ये बैंक से लिया हुआ है, बैंक वन से लिया हुआ है मान लो 100 करोड़ का। और बैंक टू से बैंक टू से उसने 50 करोड़ का लोन ले रखा है। तो इसको मैं एक बार वापस बता देता हूँ। कंपनी ए है, उसने लोन ले रखा है बैंक वन से। देन सेकंड लोन ले रखा है बैंक टू से। ठीक है, यहाँ से 100 करोड़ का ले रखा है, यहाँ 50 करोड़ का ले रखा है, ये लोन ले रखा है। और इसने रॉ मटेरियल भी लिए है, वो अनसिक्योर है। यहाँ पे तो उसने सिक्योर लिया है, बैंक को कुछ कोलेटरल के फॉर्म में दिया होगा। यहाँ पे अनसिक्योर रॉ मटेरियल क्रेडिट पे चल रहा है, 30 डेज के क्रेडिट पे दिया है। मान लो रॉ मटेरियल है, उसके लिए उसने 10 करोड़ के रॉ मटेरियल लिए, मान लो क्रेडिट पे 30 डेज का, तो ये अनसिक्योर लोन्स है। तो ये सब क्रेडिटर्स है, इसने भी क्रेडिट पे दिया हुआ है, इन्होंने भी, बैंक वन ने बैंक टू ने भी क्रेडिट पे कंपनी ए को दिया हुआ है लोन। तो इसमें क्या होता है, जब इंसॉल्वेंसी है, अगर मान लो वो कंपनी ए अपने लोन को डिफॉल्ट कर देती है और एनपीए में कन्वर्ट कर देती है, एनपीए बन जाता है। तो कंपनी ए ने दोनों बैंक से या जितने बैंक से लोन लिया हुआ है उनका रीपेमेंट नहीं कर पाती है 90 डेज के लिए, तो उसको एनपीए में क्लासिफाई किया कर दिया जाता है। जैसे वो एनपीए में क्लासिफाई कर देता है, तो उस केस के अंदर या तो लेंडर है, जो बैंक है जो लेंड कर रहा है वो, या बोरोवर खुद जो कंपनी ए है, वो दोनों दोनों में से कोई भी, जो डीआरसी है, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, या एनसीएलटी है। एनसीएलटी क्या क्या है यहाँ पे, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल।
तो एनसीएलटी या डीआरटी, डीआरटी में कौन जाएगा? जो रिटेल रिटेल इन्वेस्टर, रिटेल कंज्यूमर है। जैसे हमने बताया कि हाउस लोन वाले हैं, कार लोन वाले हैं, पर्सनल लोन वाले हैं। और एनसीएलटी में कौन जाएगा? जो कमर्शियल सेक्टर है, जो कंपनीज है, ठीक है, जो कंपनी यूनिट्स है, वो इसके अंदर आएगी। तो अलग अलग हमने डिफाइन कर दिया। डीआरसी में, डीआरटी में कौन जाएगा और एनसीएलटी में कौन जाएगा? डीआरटी है डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, एनसीएलटी है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है। और इसमें जो डिसीजन आता है उसके अगेंस्ट हम जा सकते हैं नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है, इसके अंदर अपील कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे क्या होता है कि दोनों में से कोई भी जा सकता है, लेंडर भी जा सकता है, बोरोवर भी जा सकता है एनसीएलटी के अंदर, कि हमें रेजुलेशन प्लान दीजिए कि ये लोन हमने लिया था बैंक वन और बैंक टू से, हमने 150 CR का लोन लिया है और वो हमने डिफॉल्ट कर दिया है। अगर लेंडर जाता है, बैंक बोलता है कि कंपनी ने हमारे लोन को डिफॉल्ट कर दिया है, हमें रेजुलेशन दीजिए। या फिर जो बोरोवर है, जो कंपनी है, वो चाहती है कि हमसे अब लोन रीपेमेंट नहीं हो रहा है, हम इसको रिजॉल्व करना चाहते हैं एनपीएस को, तो आप रेजुलेशन प्रोवाइड कीजिए। रेजुलेशन के लिए मैंने जैसा कि आपको पहले बताया, रेजुलेशन के दो प्लान होते हैं। ये एनपीए रेजुलेशन के दो प्लान होते हैं, या तो मैनेजमेंट चेंज, ठीक है, या फिर लिक्विडेशन। लिक्विडेशन, ये दो मेथड है। तो इसमें से कौन सा होगा, ये एनसीएलटी डिसाइड करेगी बाद में। एनसीएलटी से पहले क्रिएट कमिटी कमिटी ऑफ क्रिएटर्स करेगी। तो जैसे ही दोनों एनसीएलटी में जाते हैं, तो एनसीएलटी क्या करती है? आईपी को आईपी को अपॉइंट करती है। आईपी कौन होते हैं? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। ये प्रोफेशनल्स अपॉइंट किए जाते हैं एनसीएलटी से। कौन अपॉइंट करता है? एनसीएलटी। एनसीएलटी अपॉइंट करेगी आईपी को। अब आईपी का क्या काम है? आईपी आइडेंटिफाई करेंगे क्रेडिट ऑफ, जो क्रेडिटर्स कौन है उस कंपनी में, किस किस बैंक ने क्रेडिट दे रखा है, या किस लोगों ने उनको अनसिक्योर्ड लोन दे रखा है। अनसिक्योर्ड लोन जैसे मैं बताया, रॉ मटेरियल के लिए, किसी ने रॉ मटेरियल लिया हुआ है, या किसी और लाइक एबीसी कंपनी से उसने अनसिक्योर्ड लोन ले रखा है। तो उन सब क्रेडिटर को देखते हैं कि उस कंपनी ए में किस किस ने क्रेडिट के फॉर्म में अपना पैसा दे रखा है। तो उसकी एक कमेटी बनाई जाती है, वो आईपी आइडेंटिफाई करते हैं कौन कौन क्रेडिटर है। तो कमेटी ऑफ क्रेडिटर बनाई जाती है, सीओसी, कमेटी ऑफ क्रेडिटर अपॉइंट की जाती है। तो ये जो आईबी है, वो कमिटी ऑफ क्रेडिटर को अपॉइंट करेंगे। देन कमिटी ऑफ क्रेडिटर आपस में बैठ के डिसाइड करेंगे कि अब इसका क्या करना है। कि जो मैनेजमेंट है, कंपनी का मैनेजमेंट को हम कंपनी का कंट्रोल ले लेते हैं और इसको जो मार्केट में हाईएस्ट बिल्डर को बेच देते हैं। सपोज कंपनी को बेचने से हमें 120 करोड़ ही मिल रहा है। तो अभी हमने देखा कि बैंक ए है, बैंक ए का 100 करोड़ है, बैंक टू है उसका 50 करोड़ है, और अनसिक्योर है जो रॉ मटेरियल वाला जो पार्टी है उसका 10 करोड़ है। तो इस तरह से हम देखते हैं टोटल तो हमारे पास 160 करोड़ का लोन है, बट हम 120 करोड़ ही दे पा रहे हैं। तो ये 120 करोड़ सबसे पहले बैंक वन और बैंक टू के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होंगे, क्योंकि ये सिक्योर लोन है। अगर इसके बाद कुछ पैसा बच जाता है, तो जो अनसिक्योर लोन वाले हैं उनको दिया जाएगा। और इसमें जो वोटिंग राइट है, वो सिक्योर लोन वालों के पास वोटिंग राइट्स होते हैं। देखो, इसको मैं वापस डिटेल में समझा देता हूँ, क्लियर कर लो कि आईबीसी में क्या होता है। दो तरह के लेंडर्स होते हैं। एक तो सिक्योर्ड लेंडर होते हैं, जो बैंक का सिक्योर लेंडर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, एक तो सिक्योर लेंडर है, एक अनसिक्योर लेंडर है, ठीक है। जो सिक्योर लेंडर है वो बैंक वन है और बैंक टू है। और अनसिक्योर है वो कौन है? जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है। तो जो वोटिंग राइट्स होगा क्रेडिट और कमिटी में, वो इनके पास होगा। ये जो डिसीजन लेंगे उनका मेजोरिटी रहेगी। अगर इन्होंने बोल दिया कि हमें लिक्विडेट करना, तो लिक्विडेट ही करना पड़ेगा। ये बोलते हैं कि नहीं, लिक्विडेट नहीं करेंगे, हम इसको फंक्शनिंग चेंज कर देंगे, मैनेजमेंट चेंज कर देंगे, तो इनका डिसीजन मायने नहीं रखेगा। तो जो सिक्योर लोन देने वाले हैं, वो उनको वोटिंग राइट्स होता है। वो डिसाइड करते हैं, अगर मान लो इसको ऑप्शन करके बेचना है, इसका मैनेजमेंट चेंज करना है, तो उससे मान लो इसने 100 करोड़ दिया था, इसने 50 करोड़ दिया था, मार्केट से हमें 165 करोड़ मिल पा रहा है। तो पहले बैंक वन को 100 करोड़ मिल जाएगा, बैंक टू को 50 करोड़ मिल जाएगा। जो बचा हुआ 15 करोड़ है, तो वो जो यहाँ पे हम देखते हैं कि मान लो इसे 20 करोड़ का दे रहा था, उसको 15 करोड़ ही मिल पाएगा रॉ मटेरियल वाले को। तो यहाँ पे 5 करोड़ का लॉस जो रॉ मटेरियल सप्लायर है उसको होगा। तो अनसिक्योर लोन वाले को यहाँ पे घाटा रहता है, उनको नुकसान रहता है। अगर
टोटल क्रेडिट अमाउंट के बराबर हम रिकवरी कर पाते हैं तो सबको मिल जाएगा। अगर उससे कम रिकवरी कर पाते हैं तो अनसिक्योर लोन वाले को वहां पे लॉस क्लियर करना पड़ता है, और सिक्योर लोन वालों को वो पैसा मिल जाता है। अगर सिक्योर लोन के अमाउंट से भी कम अमाउंट की हम रिकवरी कर पाते हैं, तो जो सिक्योर लोन वाले हैं उनके लोन अमाउंट के रेशियो के अंदर, सपोज यहाँ पे हम देखते हैं 100 और 50 है, 100 और 50 है, तो वन वन 2:1 इस रेशियो में कैपिटल दी हुई है बैंक वन और बैंक टू ने। तो अगर जो मान लो अगर 80 करोड़ का हम रिकवरी कर पाते हैं, तो 80 करोड़ 2:1 के अंदर डिवाइड होगा। इसका जो 2/3 अमाउंट है वो बैंक वन को जाएगा और 1/3 अमाउंट बैंक टू को जाएगा। तो इस तरह से हम डिवाइड करते हैं। तो क्रेडिट ऑफ कमिटी है, वो डेलिब्रेट करती है क्या एक्शन लेना है, उसको लिक्विडेट करना है या फिर इसको लाइक ऑक्शन करके मार्केट में सेल आउट करना है। तो ये कंपनी जो क्रेडिट ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स था वो डिसाइड करते हैं। क्रेडिट कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स सीओसी है, वो कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं, तो वापस ये एनसीएलटी में जाते हैं। वहां पे एनसीएलटी डिसाइड करती है क्या एक्शन होगा, वो अपना डिसीजन देती है। तो फाइनली अगर एनसीएलटी डिसाइड करती है कि लिक्विडेट करना है एसेट्स को, तो लिक्विडेट किया जाता है। लिक्विडेट करके जो कैपिटल जनरेट हो रही है, यहाँ पे जो कैपिटल जनरेट हो रही है उससे हम जो सिक्योर लोन वाले हैं सबसे पहले उनको पैसा देंगे। अगर उसके बाद कुछ पैसा बच जाता है तो अनसिक्योर लोन वालों को पैसा मिलेगा। इस तरह से टोटल प्रोसेस चलती है। ठीक है, मैं शॉर्ट में वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो भी लेंडर है, जैसे बैंक्स हुए, रॉ मटेरियल सप्लायर्स हुए, या फिर जो बोरोवर है जिससे लोन लिया है, जिस कंपनी ए ने लोन लिया था, उनमें से कोई भी जा सकता है। अगर जैसे ही एनपीए में क्लासिफाई होता है ऐसे, उन दोनों में से कोई भी एनसीएलटी में जा सकता है रिजोल्यूशन के लिए। एनसीएलटी वहां पे क्या करेगी, आईपी को अपॉइंट करेगी। आईपी कौन होते हैं, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स होते हैं। वो क्या करेंगे, उनका फंक्शन क्या है, वो आइडेंटिफाई करेंगे सबसे पहले और रिजोल्यूशन प्लान देंगे कि क्या कर सकते हैं। तो वो आइडेंटिफाई करेंगे कमिटी ऑफ क्रेडिटर कि उस कंपनी में किस किस ने अपना क्रेडिट दे रखा है। उनको आइडेंटिफाई करेंगे मार्केट में, उन सबको इकट्ठा करके कमिटी ऑफ क्रेडिटर बनाई जाएगी और वो डिसाइड करेंगे कि उसका करना क्या है। दो रेजुलेशन प्लान मैंने बताया, या तो लिक्विडेट करेंगे या उसका मैनेजमेंट चेंज करेंगे, उसको सेल आउट करेंगे, मार्केट में ऑप्शन करेंगे। अगर सेल आउट करते हैं तो कंपनी फंक्शनल रहती है, कंपनी अपना जो एक्टिविटी है वो कंटिन्यू रखती है। तो इसमें इकोनॉमी में कोई लॉस नहीं हो रहा है। इकोनॉमी में एक अच्छी बात है कि कंपनी को हम रिवाइव कर पा रहे हैं। अगर लिक्विडेट करते हैं तो कंपनी को बंद करना पड़ता है, ये इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि वो कंपनी जो प्रोडक्शन कर सकती है तो वो बंद हो जाएगी। तो कंपनी जो इकोनॉमी में एक प्रोडक्शन यूनिट कम हो जाती है। बट अगर इन दोनों में से कोई भी डिसीजन नहीं ले पाती है, क्रेडिट ऑफ जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स कोई भी डिसाइड नहीं कर पाते हैं, तो वापस वो एनसीएलटी में जाते हैं। एनसीएलटी वहाँ पे डिसीजन पास करती है क्या करना है। अगर दोनों ने अगर लिक्विडेट का बताया है कि लिक्विडेट करना है, तो लिक्विडेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। उस कंपनी के एसेट्स को डिसइंटीग्रेट किया जाता है और मार्केट में अलग अलग सेल आउट किया जाता है। इस तरह से हम देखते हैं, अगर डिसइंटीग्रेट कर दिया, मान लो उसकी लैंड खरीद के लैंड को बेच दिया, उसकी मशीन को बेच दिया, तो हम सबको डिसइंटीग्रेट करके बेच दिया तो उस कंपनी को रिवाइव करना पॉसिबल नहीं है, तो कंपनी बंद हो जाती है। इस तरह से रेजोल्यूशन प्लान दिया जाता है। तो इसको हमने अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब लास्ट टॉपिक है हमारा बैड बैंक। इसको मैं थोड़ा डिटेल में आपको समझा देता हूँ बैड बैंक क्या है। बैड बैंक का कॉन्सेप्ट था कि जैसे एनपीए बढ़ रहा है, तो एक ऐसा बैंक होना चाहिए इकोनॉमी में जो सारे जो बैंक है उनके एनपीएस को खरीद ले, ताकि जो बैंक की बैलेंस शीट है वो क्लियर हो जाए, बैंक को एक सफिशिएंट अमाउंट मिल जाए उस एनपीए का, ताकि वो अपनी लैंडिंग एक्टिविटी को कंटिन्यू कर सके। तो जो बैड बैंक है वो एक प्रोफेशनल वे के अंदर उन एनपीए को रिजॉल्व करने का काम करेगा। और रिजोल्यूशन के तहत जैसा कि मैंने दो तरीके बताया, या तो उसको कंपनी को फंक्शनल रखेगा। फंक्शन कैसे रखेगा, कि उसके मैनेजमेंट को चेंज कर देगा और कंपनी का ऑपरेशन चालू रखेगा। सेकंड है, कंपनी को डिसइंटीग्रेट करके उसके एसेट्स को लिक्विडेट कर देंगे, उसको मार्केट में सेल आउट कर देंगे, जिसमें कंपनी बंद हो जाती है। तो इस तरह से उसको एसेट्स को जो एनपीएस को रिजॉल्व किया जाता है। तो जो पैड बैंक है वो एनपीए को रिजॉल्व करने के लिए हमने एक बैंक बनाया। तो फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के अंदर ये हमने डिक्लेयर किया था, और लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर हमने इसको ऑपरेट किया। 2022-23 में हमने बेड बैंक बना दिया। तो बेड बैंक के दो कंपोनेंट है, एनएआरसीएल। एनएआरसीएल क्या है, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन रिस्ट्रक्चरिंग कंपनी। तो हमारे पास क्या है, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। जो एआरसी था, एआरसी हमने स्टैटिस्टिक एक्ट में देखा, वही ये काम है उसका। ये भी एक कंपनी है। यहाँ हम देखते हैं गवर्नमेंट के तो नेशनल नेशनल
ऐसे रिकंस्ट्रक्शन का नेशनल एसेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनी है लिमिटेड, ये NARCL हो गई। इसका काम क्या है कि ये जो भी है बैंक से लोन NPS को लेगी और उसको नेक्स्ट यूनिट है, जो बेड बैंक की नेक्स्ट यूनिट है जिसको हम बोलते हैं IDRL, उसको ट्रांसफर करेगी। तो जो NARCL है, NARCL में हम देखते हैं 51% ओनरशिप है, वो जो PSU बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक है, जिसमें SBI हो गया, ठीक है, जो हमारे पंजाब नेशनल बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, उनके पास ओनरशिप 51% है और 49% प्राइवेट सेक्टर के पास है। ये स्ट्रक्चर है। और जो 2 लाख करोड़ है, उससे ऊपर के जो भी लोन है उनको एक्वायर करते, छोटे मोटे लोन है वो तो बैंक को खुद ही डील करना है। ठीक है, उनकी रिकवरी या उनको कैसे उनको रिजॉल्व करना है, वो बैंक को खुद करना है। उसके लिए IBC है, IBC में जाइए। कम अमाउंट के है तो DRT है, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल है, या NCLT है। ठीक है, NCLT में जाइए, बड़े लोन है तो उसमें जाइए। 2 लाख करोड़ से ऊपर के जो भी लोन है उसके लिए NARCL है। NARCL उन लोन्स को खरीद लेता है, उन NPS को खरीद लेता है और उसको ट्रांसफर कर देता है IDRCL। IDRCL क्या है? इंडियन डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड। इसमें हम देखेंगे कि 49% ओनरशिप है वो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के पास है। यहाँ देखें पब्लिक सेक्टर के पास 49% है, वो 51% जो ओनरशिप है प्राइवेट सेक्टर के पास है। जो NARCL में था उसका उल्टा है। NARCL में हम देखेंगे 51% है पब्लिक सेक्टर के पास, 49% है प्राइवेट सेक्टर के पास। ठीक है, और जो IDRCL है, जो इंडियन डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड है, उसके बाद हम देखते हैं कि 51% प्राइवेट सेक्टर के पास है और 49% पब्लिक सेक्टर के पास है। तो यहाँ थोड़ा डिफरेंट है, ये आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, कैसे काम करती है बेड बैंक, कैसे काम करता है उसको देख लेते हैं। बेड बैंक क्या करता है कि जितने भी NP है, जैसे मान लो NP है, NP 100 करोड़ का है, तो इसकी एक वैल्यू डिसाइड की जाती है कितनी वैल्यू पे बेड बैंक उसको लेगा। सपोज बेड बैंक ने डिसाइड किया कि इसकी रिकवरेबल वैल्यू है 80 CR, 80 करोड़ का है। तो बेड बैंक ने एक एग्रीमेंट साइन किया बैंक से कि 80 करोड़ पे हम इसको लेंगे। ठीक है, तो बैंक ने एग्रीमेंट साइन कर लिया। अब जो 80 करोड़ है उसका 15% है। 80 करोड़ का 15% कितना होगा? लगभग 12 करोड़। 12 करोड़ वो एडवांस पे दे देगा। जो फिर 12 करोड़ है वो एडवांस में जो बेड बैंक है वो बैंक को दे देगा, जो भी बैंक होगा उसको एडवांस दे देगा। बैलेंस जो बच रहा है 85 करोड़, 85%, 85% रेजुलेशन के बाद देगा। तो अगर मान लो बेड बैंक इसको रिजॉल्व कर लेता है, रिजॉल्व करके भेज देता है मार्केट में, सपोज जो 80 करोड़ से लिया है उसके मार्केट में वो सपोज 90 करोड़ है, बेचने में सक्सेसफुल हो जाता है, उसको ऐसे ओनर्स मिल जाते हैं जो उसको 90 करोड़ में उसको खरीद लेता है उस कंपनी को। तो यहाँ पे टोटल कैपिटल 90 करोड़ जनरेट कर ली बेड बैंक ने। तो उसने 12 करोड़ तो पहले दे दिया, उसकी लाइबिलिटी 80 करोड़ की है कि 80 करोड़ ही उसको बैंक को देना है, क्योंकि दोनों का एग्रीमेंट 80 करोड़ का ही हुआ है। तो अब क्या करेगा वो, इसमें से 90 करोड़ में से 10 करोड़ अपने पास रख लेगा, वो उसका प्रॉफिट हो जाएगा। बाकी के जो बचते 80 करोड़ है वो उसको बैंक को ट्रांसफर कर देगा, तो उनका एग्रीमेंट मैच हो जाएगा। सेकंड सिनारियो में हम देखते हैं कि वो रिकवर नहीं कर पाता है। सपोज मान लो 90 करोड़ की जगह वो 70 करोड़ ही रिकवर कर पाता है, बट जो एग्रीमेंट हुआ था वो 80 करोड़ का हुआ था कि 80 करोड़ के अंदर 80 करोड़ के अमाउंट बैंक को ट्रांसफर करना है। तो यहाँ पे 10 करोड़ का शॉर्टफॉल होता है। अब इस 10 करोड़ का शॉर्टफॉल वो कैसे फुलफिल करेगा? उसके लिए गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी दे रखी है। गवर्नमेंट ने 30,600 करोड़ का एक पुल बनाया है जो गारंटीज देगा। गारंटी के फॉर्म में देगा कि अगर कोई भी इसको NPA को रिजॉल्व नहीं कर पा रहा है तो उसकी गारंटी के फॉर्म में दिया हुआ है। तो जो भी अमाउंट जैसे 10 करोड़ का हमें नुकसान हुआ बेड बैंक को, तो 10 करोड़ यहाँ से बेड बैंक को मिल जाएगा, तो बेड बैंक यहाँ फंक्शनल रह पाएगा। तो कुछ NPS से बेड बैंक इनकम जनरेट करेगा, प्रॉफिट जनरेट करेगा। ठीक है, और कुछ जो NPA है उस पर लॉस इंकर करेगा। इन पे लॉस इंकर करना है वहां उसे जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, गवर्नमेंट जो पूल बना रखा है सिक्योरिटी देने के लिए, वहां से वो उसको कवर करेगा।
इस तरह से हम देखते हैं कि 100 करोड़ का जो लोन था उसको हमने 80 करोड़ का एग्रीमेंट किया, तो 20 करोड़ का जो नुकसान है वो बैंक को होगा। बट जो 100 करोड़ डूबने वाला था बैंक का, वहां केवल 20 करोड़ ही डूब रहा है। तो यहाँ बैंक भी विन विन कंडीशन में है। अगर 80 करोड़ की जगह बैड बैंक 90 करोड़ में उसको बेचने में सक्सेसफुल हो जाता है, तो 10 करोड़ की प्रॉफिट बैंक को भी मिल जाता है, बैड बैंक को मिल जाता है। तो बैड बैंक भी यहाँ पे विन विन कंडीशन में है। अगर 90 करोड़ की जगह वो 70 करोड़ ही जनरेट कर पाता है, तो 10 करोड़ का नुकसान हो रहा है बैड बैंक को, तो वो उसको यहाँ से जो 30,000 करोड़ का पूल बनाया हो वहां से उसको मिल जाएगा। तो यहाँ पे कोई लॉस नहीं हो पाएगा बैड बैंक को। इस तरह से बैड बैंक फंक्शनल रहेगा। तो इस पे हमने पूरी तरह से इसको डिस्कस किया किस तरह से बेड बैंक की फंक्शनिंग रहेगी। इसमें हम एआरसी का कॉन्सेप्ट भी देख लिया, जो एसेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनी है उसको भी हमने समझ लिया। वो गवर्नमेंट बैंक है, जिसको हमने बताया कि 15% ऑनरशिप है वो पब्लिक सेक्टर बैंक के पास में है, 49% प्राइवेट सेक्टर के पास में है। आईडीआरसीएल है, उसमें हमने देखा 49% पब्लिक सेक्टर के पास है और 51% प्राइवेट सेक्टर के पास है। तो प्राइवेट सेक्टर इफेक्टिव वे के अंदर उसको रिजोल्व कर सकते हैं, इसलिए इसमें हम प्राइवेट सेक्टर की ओनरशिप ज्यादा रखेंगे। हम जानते हैं प्राइवेट सेक्टर के साथ एफिशिएंसी आती है, तो इस तरह से ये फंक्शनल होगा। तो इस लेक्चर में हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया। अब बैंकिंग सेक्टर के दो तीन पॉइंट और बच रहे हैं, जिसमें एनबीएफसी है, उसको हम आगे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। और कुछ निश बैंकिंग है, या जो नेशनलाइजेशन है, जो बैंकिंग सेक्टर का नेशनलाइजेशन होता है वो हम डिस्कस करेंगे। निश बैंकिंग सेक्टर है जिसमें हम देखते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक है या पेमेंट बैंक है। ठीक है, तो इन सबको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। ये इंस्टाग्राम का लिंक है, डिस्क्रिप्शन में भी इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आपको इस लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी, वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।